ओके सो बेटा, जो अभी मैं बात कर रहा था, आई एम टॉकिंग अबाउट द इकोसिस्टम। जो हम इकोसिस्टम की बात करते हैं तो इकोसिस्टम में हमें इंटरेक्शन देखने को मिला लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, साथ के साथ में लिविंग और लिविंग के बीच में। ये बात समझ में आ चुकी होगी, नाउ यू गॉट इट। अब ये इकोसिस्टम दो चीजों से मिलकर बनता है। जैसे हमारा एनवायरनमेंट है वही इकोसिस्टम है, दैट इज आल्सो इकोसिस्टम। लेकिन एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो हम जब सराउंडिंग्स की बात करेंगे, हमारे चारों तरफ क्या प्रेजेंट है, लेकिन उनके बीच में जब इंटरेक्शन की बात करते हैं देन इट इज कॉल्ड द इकोसिस्टम। तो ये इकोसिस्टम दो चीजों से मिलकर बना, लिविंग और नॉन लिविंग। जो लिविंग कहलाता है इट इज नोन एज योर बायोटिक। लिविंग को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? बायोटिक। बायो का मतलब ही होता है दैट इज लिविंग, बायो मतलब लिविंग, एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। तो दूसरा हो गया आपका एबायोटिक कंपोनेंट। एक हो गए बायोटिक, एक हो गए एबायोटिक। एबायोटिक मतलब फिजिकल फैक्टर, जो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे दैट इज फिजिकल फैक्टर, उसकी यहाँ पे बात हो रही है ना। ये बायोटिक हमारी तीन चीजों से मिलकर बने। मैंने अभी बताया था तीन कैटेगरी होती है, कोई भी लिविंग हो वो तीन ही कैटेगरी में से किसी एक में आएगा। या तो वो प्रोड्यूसर होगा, या फिर वो आपका दैट इज कंज्यूमर होगा, या फिर वो आपका क्या होगा, इट इज डिकम्पोजर। बट हम लोग जब फिजिकल फैक्टर यानी एबायोटिक की बात करेंगे तो एबायोटिक में हमारे क्या रहे? टेम्परेचर, नॉन लिविंग है टेम्परेचर आएगा, रेनफॉल दैट इज वहां कितनी बारिश होती है, दैट इज आपकी विंड, सॉइल और मिनरल्स जो वहां प्रेजेंट है, सनलाइट ऑल्सो इट इज ऑल्सो मेंशन ओवर हियर। तो ये तीनों दोनों चीजें मिलकर आपकी क्या बनाएंगी? इकोसिस्टम बनाएंगी, दैट इज बायोटिक एंड एबायोटिक। आगे बढ़ते हैं। इकोसिस्टम की जब बात करते हैं तो दो तरह का होता है इकोसिस्टम। व्हेन वी टॉक अबाउट द इकोसिस्टम देयर इज टू टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, लिसन मी केयरफुली बेटा। दो तरह के इकोसिस्टम होते हैं, एक जो नेचुरल, जिसको नेचर ने बनाए, अपने आप बने वो, जैसे फॉरेस्ट, डेजर्ट, माउंटेन्स, राइट, ग्रासलैंड, राइट, आपका सी, ओशंस, राइट, आपके रिवर, पॉन्ड, ये अपने आप बने हैं, दीज आर नेचुरल इकोसिस्टम, राइट। मेरी बात समझना। अब ओशन के अंदर जो एनिमल्स मिलते होंगे, क्या वो आपको नदी में मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। नदी के अंदर रहने वाले जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, क्या वो ओशन में होंगे? नहीं होंगे, राइट। कुछ ही होते हैं जो इधर से उधर आ जा सकते हैं, लेकिन सब नहीं होते। सेम ऐसे हम अगर फॉरेस्ट की बात करेंगे, फॉरेस्ट के एनिमल्स डिजर्ट में नहीं होंगे, डिजर्ट में जो मिल सकते हैं वो फॉरेस्ट में नहीं मिलेंगे, राइट। माउंटेन्स के डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम होगा वहां पे। ये सब नेचुरल हैं, दीज आर नेचुरल इकोसिस्टम। एक होता है दूसरा आर्टिफिशियल, मैन मेड, जो हम बनाते हैं। सर हम कैसे बना रहे हैं? दैट इज फॉर एग्जाम्पल एक्वेरियम। एक्वेरियम समझ में आता है, घरों में या दुकानों में लगे होते हैं, शीशे का बना होता है, एक पॉन्ड छोटा सा जिसमें मछलियां तैरती रहती हैं, लाइटिंग लगा देते हैं वो हम लोग उसमें, दैट इज इट इज एक्वेरियम, वो हमने बनाया है, दैट इज हमने बनाया हुआ है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्रॉप फील्ड, जो खेती होती है, हम लोग क्रॉप्स लगाते हैं, जब क्रॉप लगाते हैं तो वो भी एक इकोसिस्टम में अपने आप में, उसमें भी काफी सारे इंसेक्ट्स आके रहने लगते हैं, दैट इज वो क्या है? आर्टिफिशियल है, वो हमने बनाया है। तो जो हम बना रहे हैं दैट इज मैन मेड आर्टिफिशियल, जो नेचर ने अपने आप बनाया दैट इज नेचुरल। गेटिंग माय पॉइंट? तो दो तरह के इकोसिस्टम हमारे पास है। एक हो गया हमारा दैट इज व्हाट, इट इज नेचुरल इकोसिस्टम बेटा, और एक हो गया हमारा मैन मेड, जिसको हम एंथ्रोपोजेनिक भी बोलते हैं या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आप मैन मेड या आर्टिफिशियल याद रखो, एंथ्रोपोजेनिक आपके सिलेबस में नाम नहीं है, ये तो पूछेंगे नहीं, अगर याद रहता है तो वेल एंड गुड है। ओके सो हम वन बाय वन बात कर रहे थे। जो नेचर ने इकोसिस्टम डेवलप किए वो तो नेचुरल है, इसमें क्या आ गए आपके? फॉरेस्ट, पॉन्ड्स, लेक्स, डिजर्ट, ये सब आ गए। जो हमने बनाए हैं मैन मेड आर्टिफिशियल, दैट इज नोन एज योर एंथ्रोपोजेनिक, वो कौन से हैं? आपके क्रॉप फील्ड्स, जैसे कि अभी मैंने बताया, जो हम लोग लगाते हैं, क्रॉप्स लगाते हैं, दैट इज ग्रास गार्डन्स हो गए आपके, जो गार्डन हमने बनाए, ठीक है, पार्क हो गए, गार्डन हो गए, इट इज। इसके अलावा पार्क्स वो इसी में ही आ गए, एक्वेरियम आ गया, दैट इज। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन ये सेल्फ सस्टेनिंग नहीं है, जैसे एक्वेरियम है, सेल्फ सस्टेनिंग नहीं है। सेल्फ सस्टेनिंग का मतलब जो खुद पे अपने दम पे सर्वाइव कर सके, दैट इज कॉल्ड सेल्फ सस्टेनिंग। इजी वे में बता रहा हूँ व्हाट इज सेल्फ सस्टेनिंग, जो अपने दम पे सर्वाइव कर सके, यानी जिसके अंदर खुद को मेंटेन करने की कैपेसिटी हो, दैट इज कॉल्ड सेल्फ सस्टेनिंग। फॉर एग्जांपल नदी है या तालाब है एक नेचुरल, उसके अंदर मछलियां तैरती हैं, उसमें मछलियां रह रही हैं, प्लांट्स रह रहे हैं, क्या उसमें हमें अलग से कुछ एफर्ट डालने की जरूरत है? क्या हमें अलग से ऑक्सीजन प्रोवाइड करने की जरूरत है? उसमें कुछ भी करने की जरूरत है? नहीं, वो अपने दम पे सर्वाइव कर रहे हैं, दैट इज सेल्फ सस्टेनिंग है, राइट। लेकिन एक एक्वेरियम आपने अपने घर में रखा है या शॉप में रखा है या कहीं होटल में देखा, उसमें आप देखोगे एयर फिल्टर्स लगे रहते हैं, प्योरीफायर्स लगे रहते हैं, बबल से निकलती रहती हैं उनमें कंटिन्यूअसली, राइट। उसमें फूड देना पड़ता है, हमें टाइम टू टाइम खाना वाना देना पड़ता है, राइट। क्यों? क्योंकि वो अपने दम पे सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर आप उसमें लाइक पानी चेंज नहीं करोगे उसकी कुछ कुछ टाइम के बाद, तो क्या होगा? मछलियां उसमें अपने आप ही खत्म हो जाएंगी, मरने लगेंगी, ऑक्सीजन की उसमें सप्लाई नहीं हो रही है, तो ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए फिल्टर लगाने पड़ते हैं उसमें, ताकि ऑक्सीजन सप्लाई हो पाए। तो वो सेल्फ सस्टेनिंग नहीं है, दैट मीन्स जो मैनमेड होते हैं वो सेल्फ सस्टेनिंग नहीं होते हैं, उनको मेंटेन करना पड़ता है हमें,
लेकिन जो नेचुरल है उनको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही अपने आप को मेंटेन करते हैं। इज इट क्लियर नाउ? सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, आगे बढ़ते हैं इसी में, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं बेटा क्या, दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। अभी बताए थे इकोसिस्टम में दो ही कंपोनेंट्स हैं, दो चीजों से मिलकर हमारा इकोसिस्टम बनता है। एक क्या है हमारा, दैट इज बायोटिक, दैट इज लिविंग, और एक हो गए एबायोटिक, दैट इज नॉन लिविंग। ये दो ही चीजें हमारे पास यहाँ पे, राइट? सो बेटा व्हेन वी टॉक अबाउट दिस लिविंग एंड नॉन लिविंग, सबसे पहले लिविंग बायोटिक, तीन ही कैटेगरी थी, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर जो अपना खाना खुद बना रहे हैं, खाना तो हम भी अपना खुद बनाते हैं, तो क्या हम प्रोड्यूसर हुए? नहीं। क्वेश्चन आता है ना बहुत माइंड में, सर घर में हम खाना अपना तो बना रहे हैं, मम्मी घर में खाना बना रहे हैं, दैट इज इट, तो हम क्यों नहीं है? बिकॉज हम अपना खाना दूसरों से ले रहे हैं। अगर इजी वे में समझो तो हम अपना खाना दूसरों से ले रहे हैं, या तो प्लांट से ले रहे हैं या एनिमल से ले रहे हैं, तो दैट इज वी आर नॉट प्रोड्यूसर। या इसको और अगर बायोलॉजी टर्म में समझाऊं तो समझो, प्रोड्यूसर का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करें। इनऑर्गेनिक क्या आती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑर्गेनिक क्या है? उनका फूड, ग्लूकोज। तो जो ऑर्गेनिज्म इनऑर्गेनिक को किसमें कन्वर्ट करते हैं? ऑर्गेनिक में, दैट इज नोन एज द प्रोड्यूसर, दे आर नोन एज प्रोड्यूसर। हम ये काम नहीं कर सकते, जो जितने भी कंज्यूमर्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, हम ये काम नहीं कर सकते। हम इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक नहीं बना सकते, हम ऑर्गेनिक को ही सिंपल ऑर्गेनिक में ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं। हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को तोड़ती है सिंपल ऑर्गेनिक में से। मतलब जैसे आपने चपाती खाई, चावल खाए, दाल खाए, उसमें क्या है? स्टार्च। जो आप खाना खाते हो वो क्या है? उसमें स्टार्च होता है। ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जिसको आपकी बॉडी तोड़ती है सिंपल वन में, किसमें? ग्लूकोज में। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करते हैं कौन? हम लोग, जितने भी एनिमल्स हैं, दैट इज कंज्यूमर्स हैं जितने भी। क्या ये बात समझ में आ गई? प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं? ऐसा कुछ नहीं कर रहे, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बनाते हैं। सो वही चीज हम यहाँ बात कर रहे हैं। प्रोड्यूसर्स क्या है? दे आर व्हाट? बायोलॉजी में सिंपल, प्रोड्यूसर क्या है? जो अपना खाना खुद बना रहे हैं। कैसे? दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड। कैसे? बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल। इनऑर्गेनिक चीजों को यूज कर रहे हैं। क्या थी इनऑर्गेनिक? कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? और उससे क्या बनाया? अपने लिए ऑर्गेनिक, दैट इज खाना बनाया, ग्लूकोज बनाया, फूड बनाया। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर। आगे बात समझो, व्हाट आर प्रोड्यूसर्स? नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। प्रोड्यूसर्स में एग्जांपल कौन से हैं? सर आपके प्लांट्स हैं, जितने भी प्लांट्स हैं सब प्रोड्यूसर्स होते हैं। ऑल द प्लांट्स आर प्रोड्यूसर। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी तो होते हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं। नहीं, वो इंसेक्ट से खाना खा तो रहे हैं, ले तो रहे हैं, लेकिन वो इंसेक्ट से एक्चुअल में नाइट्रोजन ले रहे हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो होते हैं बेटा, जो इंसेक्ट्स को डिपेंड करते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, दे आल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। लेकिन वो एक ऐसे एरिया में ग्रो करते हैं जहां पे नाइट्रोजन की बहुत कमी होती है। तो अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए वो क्या करते हैं? इंसेक्ट्स को मारते हैं, उनसे एक्चुअल में नाइट्रोजिनस कंपोनेंट ले रहे हैं। वो अपना खाना नहीं ले रहे पूरी तरह से, नाइट्रोजिनस कंपोनेंट ले रहे हैं। आई एम गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आई बात? सो एक तो इसमें कौन हो गए? आपके ग्रीन प्लांट्स हो गए। दूसरे कौन से हो गए? कुछ बैक्टीरिया हो गए। कौन से बैक्टीरिया? सर साइनोबैक्टीरिया, दैट इज जिनको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। तो सारे के सारे प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया, नॉट ऑल दी बैक्टीरिया, कुछ ही बैक्टीरिया होते हैं जो अपना खाना प्लांट्स की तरह फोटोसिंथेसिस करके बना सकते हैं, जिसमें एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया का, दैट इज नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी। इज इट क्लियर बेटा? अब आ जाओ, दिस इज ये आपकी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है जो कि आपके लाइफ प्रोसेस चैप्टर में न्यूट्रिशन में प्लांट्स के फोटोसिंथेसिस में दे रखी है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड यूज करी प्लांट्स ने, साथ में पानी यूज किया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। कहाँ? क्लोरोप्लास्ट में। क्या बनाया अपने लिए? ग्लूकोज। साथ में ऑक्सीजन रिलीज करी और पानी रिलीज किया। ये इक्वेशन याद रखना क्योंकि इक्वेशन पे क्वेश्चन आता है, दैट इज। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, कंज्यूमर, हेटेरोट्रॉप्स, जो अपने फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड थे, जैसे कि हम, बाकी के एनिमल्स। वी आर डिपेंड्स ऑन अदर फॉर आवर फूड। हम प्लांट्स के ऊपर या दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड है अपने खाने के लिए, दैट्स व्हाई हम क्या है? कंज्यूमर हैं। या हमें क्या बोलेंगे? हेटेरोट्रॉप्स। क्या हम है? नहीं, हमारे अलावा बहुत सारे एनिमल्स हैं। सारे एनिमल्स हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, दे ऑल आर हेटेरोट्रॉप्स। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, जो अपना खाना खुद नहीं बना रहे, जो अपने खाने के लिए किस पे डिपेंड है? दूसरों पे डिपेंड है, दे आर कंज्यूमर, दे आर हेटेरोट्रॉप्स। इसमें कौन आ गए? चार टाइप आ गए। कौन आ गए? चार टाइप। कौन से? सर एक तो हो गया आपका हर्बीवोर्स, एक हो गए हर्बीवोर्स। हर्बीवोर जो आप जानते हो प्लांट्स को खाते हैं, जो प्लांट्स को खा रहे हैं दे आर हर्बीवोर्स। जो दूसरे एनिमल्स को खा रहे हैं दे आर कार्निवोर्स। जो प्लांट और एनिमल दोनों को खा रहे हैं दे आर ओमनिवोर्स,
राइट। इसके अलावा पैरासाइट्स, पैरासाइट्स क्या, जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से खाना लेंगे, विच विल टेक देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर्स एंड कॉज देम डिजीज, बदले में उनको क्या कर रहे हैं, बीमारी कर रहे हैं, दे आर पैरासाइट। बात समझ में आ रही है, मेरे से न्यूट्रिशन लेंगे और मेरे को ही बीमार करेंगे, तो दे आर कॉल्ड पैरासाइट। दो टाइप के होते हैं, एक जो बॉडी के अंदर रहते हैं एंडो पैरासाइट्स, एक जो बॉडी के बाहर रहते हैं एक्सो पैरासाइट्स। बात समझ में आ गई, दैट इज एंडो एंड एक्सो। सर एंडो कौन से हो गए, बॉडी के अंदर कौन से रहते हैं, आपने जनरल टर्म्स में सुने होंगे, पेट में कीड़े पड़ जाते कहते हैं, पेट में नहीं पड़ते एक्चुअली, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पड़ते हैं, उन्हीं कीड़ों को हम लोग एंडो पैरासाइट, बायोलॉजी में उनका नाम होता है टैपवॉर्म, TAPE टैपवॉर्म, या इन्हीं को हम लोग और भी दूसरे नाम से और भी होते हैं, एस्केरिस होता है, एक लिवर में मिलने वाला पैरासाइट है लिवर फ्लूक, ये हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं। एक होते हैं एक्टो पैरासाइट यानी कि एक्सो पैरासाइट, जो बॉडी के बाहर है। सर ये कौन से हैं, ये जो बॉडी से बाहर से न्यूट्रिशन ले रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मच्छर हमारा ब्लड सक करता है, हमसे क्या लेता है, न्यूट्रिशन, ब्लड ले गया हमारा, ब्लड से उसको क्या मिल गया, ग्लूकोज मिल गया जो हमारे ब्लड में बह रहा था, राइट। अब बदले में उसने हमें बीमार कर दिया, मलेरिया कर दिया, उसके अंदर जो पैरासाइट था वो मेरी बॉडी के अंदर आ गया, मच्छर के अंदर जो पैरासाइट था प्लाज्मोडियम, वो मेरी बॉडी के अंदर आ गया मच्छर के काटने पर, मेरे को अंदर से क्या कर दिया, बीमार कर दिया। तो प्लाज्मोडियम क्या है, एंडो, मेरी बॉडी के अंदर आके मुझे बीमार कर रहा था, करवाया किसने, मच्छर के थ्रू फैला। तो मच्छर क्या है, एक्सोम, बाहर से काटा ना उसने मुझे, सिर में जुएं पड़ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड टिक्स, तो सिर पे जो जुए पड़ते हैं, ब्लड सक करते हैं तो खुजली होती है सिर में, दैट इज आल्सो व्हाट, इट इज इचिंग होती है, दैट इज आल्सो एक्टोपैरासाइट्स। आपने देखोगे जो हमारे जानवर होते हैं पेट, गाय भैंस जानवर, हमने अगर पेट्स रखे होंगे तो उन पे कभी कीड़े पड़ जाते हैं, वो क्या है, एक्टोपैरासाइट्स हैं, जो बाहर से उनसे न्यूट्रिशन ले रहे हैं। अब बात समझ में आ गई, तो एक्टोपैरासाइट न्यूट्रिशन अपने होस्ट से लेगा, होस्ट जिससे खाना खा रहा है उससे खाना ले भी लेगा और बदले में उसको क्या कर रहा है, बीमार कर रहा है। तो एक्टोपैरासाइट्स आर व्हाट, जिस थाली में खा रहे हैं उसी थाली में छेद कर रहे हैं, दैट इज, अब बात समझ में आ गई, जिससे न्यूट्रिशन लेंगे उसको ही क्या कर रहे हैं, बीमार कर रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट, क्लियर। चलो, तो इसके बाद आता है बेटा आपका कंज्यूमर के बाद, दैट इज लास्ट वन इज डिकम्पोजर्स। इनको क्या बोल रहे हैं, डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स के अलावा और क्या नाम है, रिड्यूसर या सैप्रोट्रॉप्स बोलेंगे इन्हीं को। होते क्या है, अभी बताया था, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को उससे खाना ले रहे हैं, उससे अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं। कोई जानवर मर गया, अब उसकी बॉडी पड़ी हुई है तो सड़ने लगेगी, धीरे धीरे सड़ती रहेगी, सड़ती रहेगी, सड़ती रहेगी। सड़ना इज व्हाट, डिकम्पोज होना। सड़ना किसे कह रहे हैं, डिकम्पोज होने को बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग, राइट। तो डिकम्पोज होगी उसकी बॉडी, कौन कर रहे हैं, फंजाई करेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी कौन, फंजाई स्पेशली डिकम्पोजर्स होते हैं, जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल से अपना न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं। जैसे फल है, पेड़ से गिर गया, पत्तियां हैं पेड़ से गिर गई, और वो जमीन पर रहकर धीरे धीरे सड़ने लगेंगी, डिकम्पोज होंगी, तो उनको डिकम्पोज कौन कर रहा है, अगेन डिकम्पोजर्स कर रहे हैं। तो अब बात समझ में आ गई, डिकम्पोजर न्यूट्रिशन किससे ले रहे हैं, सर डेड और डिकेइंग, डिकेइंग का मतलब सड़ना, डेड मतलब मरे हुए, तो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर क्या हो सकता है, वो कोई प्लांट भी हो सकता है, वो कोई प्लांट का पार्ट हो सकता है, वो कोई डेड एनिमल हो सकता है, वो वेस्ट हो सकता है एनिमल का, इट कैन बी एनी ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है। इनऑर्गेनिक से नहीं लेंगे, ऑर्गेनिक से लेंगे ये न्यूट्रिशन। तो सेम माइक्रोऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया और कौन से, फंजाई, किससे न्यूट्रिशन लेंगे, दे विल टेक देयर न्यूट्रिशन, दे विल टेक देयर फूड किससे, फ्रॉम डेड रिमेन्स, मरे हुए जानवरों के पार्ट या वेस्ट प्रोडक्ट, उनका जो वेस्ट है उससे, किसके, प्लांट और एनिमल के वेस्ट प्रोडक्ट या उनके डेड रिमेन, मरे हुए पार्ट से क्या ले रहे हैं, न्यूट्रिशन ले रहे हैं, दे आर कॉल्ड डिकम्पोजर। इज इट क्लियर। एग्जांपल कौन आ गए आपके इसमें, फंजाई और बैक्टीरिया, मोस्टली फंजाई। करते क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को कन्वर्ट कर रहे हैं सिंपल आपके ऑर्गेनिक में और इनऑर्गेनिक में। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जानवर मरा हुआ था, उसके अंदर क्या है, कार्बोहाइड्रेट है उसकी बॉडी के अंदर, उस कार्बोहाइड्रेट को डिकम्पोज ब्रेक कर रहे हैं सिंपल में, दैट इज सिंपल ग्लूकोज बना रहे हैं उससे अपना, और साथ में क्या बना रहे हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। यही इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस मिट्टी में वापस मिल जाएंगे और उसी मिट्टी में फिर आगे चल के नए प्लांट्स ग्रो करेंगे, दैट विल, वो मिट्टी ज्यादा फर्टाइल होगी। आ गई बात समझ में अब, दैट इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डिफरेंस, किसके बीच में डिफरेंस देखेंगे, सर डिफरेंस देखेंगे प्रोड्यूसर और डिकम्पोजर्स, दोनों में फर्क क्या है। पहली चीज हम दोनों पढ़कर आ चुके हैं अभी, प्रोड्यूसर अपना खाना खुद बना रहे हैं, दे आर ऑटोट्रॉप्स। तो यही चीज यहाँ पे, प्रोड्यूसर क्या है, ऑटोट्रॉपिक हैं, दे आर ऑटोट्रॉपिक, दे आर ऑटोट्रॉप्स, अपना खाना खुद बना रहे हैं। डिकम्पोजर्स अपना खाना दूसरों से ले रहे हैं, किससे, डेड और डिकेइंग,
एनिमल्स या प्लांट से, मरे हुए से तो ले रहे हैं अपने न्यूट्रिशन, खुद तो नहीं बना रहे, सो दैट्स व्हाई दे आर व्हाट, हेटेरोट्रॉप्स, राइट। देन इसके बाद ये क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को यूज करते हैं, दे रिक्वायर या दे यूज इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको यूज कर रहे थे अपना खाना बनाने के लिए, टू सिंथेसाइज देयर फूड। ये क्या कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक रिलीज कर रहे हैं, अभी बताया था कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक को कन्वर्ट करते हैं सिंपल ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक में। तो डिकम्पोजर्स किसको रिलीज करेंगे, इनऑर्गेनिक को, कब, जब ये ऑर्गेनिक मटेरियल का डिकम्पोजिशन करेंगे, उसको डिग्रेड करेंगे, खत्म करेंगे, तब बदले में सिंपल ऑर्गेनिक और प्लस इनऑर्गेनिक दोनों ही रिलीज होंगे। क्लियर बात। तो ये यूज कर रहे हैं इनऑर्गेनिक, ये इनऑर्गेनिक रिलीज कर रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट, ये क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस सप्लाई फूड टू ऑल अदर ऑर्गेनिज्म, ये प्रोड्यूसर्स क्या है, प्लांट्स, बाकी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबको खाना सप्लाई करते हैं कि नहीं करते, करते हैं। एक प्लांट है, उसको कौन खा रहा है, डियर, डियर को कौन खा रहा है, लाइन। अब अगर प्लांट खत्म हो गया तो डियर सर्वाइव कर पाएगा, नहीं। जब डियर सर्वाइव नहीं करेगा तो क्या लाइन जिंदा रह पाएगा, नहीं। तो लाइन भी तो इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड हुआ कि नहीं हुआ। सो दैट्स व्हाई फूड चेन में जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, वो सबको खाना क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। अब बात समझ में आ रही है। लेकिन डिकम्पोजर्स की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या कर रहे हैं, ये इनऑर्गेनिक मटेरियल जो होते हैं या रॉ मटेरियल जिसको हम कह रहे हैं, उनको बाकी ऑर्गेनिज्म के लिए क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। दैट विल रिलीज रॉ मटेरियल एंड क्रिएट स्पेस फॉर न्यू जनरेशन। क्या बात समझ में आ रही है। सर मतलब एक जानवर मरा हुआ था, उसकी बॉडी को डिकम्पोज किया गया, इन माइक्रोब से डिकम्पोज कर दिया, डिकम्पोज करने के बाद उसकी बॉडी जब पूरी तरह से सड़ गई, डिकम्पोज हो गई, खत्म हो गई, तो उसमें जो इनऑर्गेनिक मटेरियल डिकम्पोजिशन में बने, वो इनऑर्गेनिक कहाँ चले गए, उस सॉइल में चले गए कि नहीं चले गए। अब वो सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज कर रहे हैं वो इनऑर्गेनिक मटेरियल। अब उसी सॉइल में फिर नई जनरेशन प्रोड्यूस होगी, नई जनरेशन का मतलब क्या, प्लांट्स प्रोड्यूस होंगे। दैट इज, अब बात समझ में आ गई। तो नई जनरेशन के लिए स्पेस मिल गई कि नहीं मिल गई, प्लांट्स के लिए स्पेस मिल गई कि नहीं मिल गई। दैट इज व्हाट दे आर सेइंग कि डिकम्पोजिशन में जो डिकम्पोजर्स होते हैं आने वाली जनरेशन के लिए स्पेस क्रिएट करते हैं, कैसे, डिकम्पोज करके डेड और डिकेइंग मटेरियल्स को। इज इट क्लियर। नेक्स्ट, इसके अलावा डिकम्पोजिशन में आपके क्या होते हैं, वो प्रोड्यूसर में क्या होते हैं, ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर होते हैं। प्रोड्यूसर हमेशा फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर मिलेंगे फूड चेन में। फूड चेन आपको पता ही है, सीरीज ऑफ इवेंट्स होती है जिसमें प्लांट्स को कोई एक एनिमल खा रहा है, उस एनिमल को कोई दूसरा एनिमल खाएगा। तो प्रोड्यूसर्स हमेशा, प्लांट्स क्या है, प्रोड्यूसर जो हमेशा कहाँ होंगे, सबसे पहले होंगे। दैट इज फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर होंगे। ट्रॉपिक लेवल का मतलब फूड चेन में स्टेप्स होते हैं, पहले स्टेप पे प्लांट होंगे, सेकंड स्टेप पे हर्बीवोर्स, थर्ड स्टेप पे कार्निवोर्स। तो जो ये स्टेप्स हैं इन्हीं को हम ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। दैट इज कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल। तो प्लांट हमेशा कौन से ट्रॉपिक लेवल पर होंगे, पहले पे, फर्स्ट पे होंगे। हर्बीवोर्स कहाँ पे होंगे, सेकंड पे होंगे। क्या बात समझ में आ रही है बेटा, क्लियर हो गई बात, कॉन्सेप्ट गर्ल्स, इज इट क्लियर टू यू आल्सो ना। एग्जांपल क्या है, प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया। यहाँ पे डिकम्पोजर्स की बात करेंगे, डिकम्पोजर्स कहाँ होंगे, दैट विल कंस्टिट्यूट लास्ट ट्रॉपिक लेवल। ये लास्ट ट्रॉपिक लेवल बनाएंगे। लास्ट ट्रॉपिक लेवल का मतलब क्या है कि सर जब कोई एनिमल की खत्म हो गया, डेड हो गई, या कोई प्लांट की डेथ हो गई, तो या उसका प्लांट के पार्ट गिर गया, तो उसको डिकम्पोज कर रहे हैं ना एंड में जाके, दैट विल डिकम्पोज देम। तो ये हमेशा कहाँ मिलेंगे बेटा, लास्ट ट्रॉपिक लेवल मिलेंगे। इट इज ऑलवेज फाउंड ऑन अ लास्ट ट्रॉपिक लेवल। इज इट क्लियर नाउ। चलो, इसमें एग्जांपल क्या आ गए आपके, बैक्टीरिया एंड फंजाई, दीज आर द एग्जांपल ऑफ दैट। अब आ जाते हैं नाउ फूड चेन, जो अभी मैंने बताया था। फूड चेन क्या होती है, सीरीज ऑफ इवेंट है, पहले समझ लो सिंपल सी कहानी को। फूड चेन क्या है, इट्स अ सीरीज ऑफ इवेंट्स। सीरीज ऑफ इवेंट्स का मतलब कि हर इकोसिस्टम के अंदर हमें फूड चेन मिलेगी, जहां पर एक ऑर्गेनिज्म किसी न किसी प्लांट को खा रहा होगा और उस ऑर्गेनिज्म को कोई दूसरा खाएगा। तो ये जो इवेंट होता है, दिस इवेंट इज नोन एज द फूड चेन। जितनी ज्यादा फूड चेन होंगी वो इकोसिस्टम उतना ही ज्यादा हेल्दी माना जाएगा। डिजर्ट में फूड चेन ज्यादा मिलेगी कि फॉरेस्ट में फूड चेन ज्यादा मिलेगी, खुद बताओ कहां ज्यादा मिलेगी फूड चेन, डिजर्ट में कि फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट में। तो हेल्दी कौन सा है, फॉरेस्ट। यानी जिंदा रहने के लिए फेवरेबल कंडीशन फॉरेस्ट में ज्यादा हुई कि डिजर्ट में ज्यादा हुई, फॉरेस्ट में ना। जिंदा रहने की फेवरेबल कंडीशंस हैं, यानी वहां आसानी से फॉरेस्ट में सर्वाइव किया जा सकता है, डिजर्ट में नहीं किया जा सकता। इसलिए डिजर्ट में फूड चेन क्या है, कम, और फॉरेस्ट में फूड चेन क्या है, ज्यादा। दैट्स व्हाई आई सेड जितनी ज्यादा फूड चेन, दैट मींस वो इकोसिस्टम उतना ही ज्यादा हेल्दी, वहां उतना ही ज्यादा सर्वाइव करने की कंडीशन इजी है, आसानी से रहा जा सकता है। इज इट क्लियर नाउ। आगे बढ़े, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, आगे बढ़ के सीखते हैं।
जब हम लोग बेटा आगे बढ़ते हैं दैट इज, तो फूड चेन में देखो समझना, फूड चेन में क्या है जो भी मैंने बताया, दैट इज व्हाट, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट शो व्हाट, दैट शो interdependence of organism for their food, यानी एक ऐसा इवेंट, एक ऐसी चेन जिसमें सारे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे डिपेंड है अपने खाने के लिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? प्लांट को कौन खा रहा है? डियर। डियर अपने खाने के लिए किस पे डिपेंड है? प्लांट पे। प्लांट डियर को कौन खा रहा है? लाइन। लाइन किस पे डिपेंड है? डियर पे। सब आपस में डिपेंड हुए कि नहीं हुए? लाइन को कोई नहीं खा रहा, वो टॉप कंज्यूमर है, सबसे ऊपर बैठे हुए हैं फूड चेन में, उनको खाने वाले कोई नहीं है, राइट। आगे आ जाते हैं नाउ। तो फूड चेन में हमेशा स्टार्टिंग कहां से होगी? आपके ऑटोट्रॉप से। इन अ फूड चेन जो ऑटोट्रॉप्स होंगे, ऑटोट्रॉप्स का मतलब प्लांट्स, प्रोड्यूसर, राइट, ये क्या करेंगे? सनलाइट का यूज करेंगे, दैट विल कैप्चर द एनर्जी। कैप्चर द एनर्जी का मतलब सनलाइट को यूज करेंगे, दैट इज प्रेजेंट इन सनलाइट, जो सनलाइट में एनर्जी है उसको यूज करेंगे और उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? केमिकल एनर्जी में। तो पढ़ा भी होगा लाइफ प्रोसेस में, दैट इज लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू द केमिकल एनर्जी। किसमें हमें देखने को मिलती है? प्लांट्स में देखने को मिलती है। लाइट एनर्जी दैट इज सनलाइट, उससे क्या बना रहे हैं? केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी बोले तो क्या? फूड, ग्लूकोज बना रहे हैं अपने लिए, उस ग्लूकोज से उनको क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी, एटीपी। क्या बात क्लियर हुए? सो दिस एनर्जी, ये जो एनर्जी है दैट विल सपोर्ट्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। अब यही एनर्जी प्लांट से किसमें ट्रांसफर होगी? डियर में। जब डियर प्लांट को खाएगा तो बदले में उसको एनर्जी तो मिल रही है ना, खाना खाएगा तो खाने से क्या मिलेगी? एनर्जी। और फिर इसी डियर को जब कोई लाइन खाएगा तो उस लाइन को भी क्या मिल रहा है? फूड। फूड के में क्या मिल रहा है उसको एक्चुअल में? एनर्जी। तो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, और उस एनर्जी को ट्रांसफर कौन करवा रहे हैं? सप्लाई कौन कर रहा है? प्लांट्स, प्रोड्यूसर कर रहे हैं उस एनर्जी की सप्लाई। गेट इट? नाउ इन द एंड यहां पे आपको देखना, फ्रॉम ऑटोट्रॉप द एनर्जी गोज टू हेटरोट्रॉप्स एंड डिकम्पोजर, यानी एनर्जी कहां से सप्लाई होगी? ऑटोट्रॉप से। कहां जाएगी? आपके हेटरोट्रॉप्स और आपके दैट इज डिकम्पोजर्स पे। क्या बात क्लियर हो गई? नाउ ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, फूड चेन जो होती है दो टाइप की होती थी, ठीक है। हैबिटेट अभी मैंने बताया था, व्हाट इज हैबिटेट? रहने की जगह, जो हमारी रहने की जगह होती है दैट इज कॉल्ड हैबिटाट या हैबिटेट बोलते हैं। दो टाइप की होती है हैबिटेट के उसमें फूड चेन। एक तो होती है टेरेस्ट्रियल फूड चेन, जो जमीन पे हमें देखने को मिलती है। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है जमीन पे, ऑन लैंड। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट एक्वेटिक, पानी में देखने वाली फूड चेन। तो दो टाइप की फूड चेन है, एक पानी में अलग होगी फूड चेन, और आपके दैट इज जमीन पे। अब जमीन पे जो प्लांट ग्रो करते हैं क्या वो पानी के अंदर ग्रो करेंगे? नहीं, पानी के अंदर ग्रो करने वाले प्लांट्स अलग होंगे, दे आर डिफरेंट। जो पानी के अंदर ग्रो करते हैं क्या वो जमीन पे ग्रो कर जाएंगे? नहीं। तो फूड चेन, अब जमीन पे जो एनिमल रहते हैं क्या वो पानी के अंदर रह सकते हैं? नहीं। पानी के अंदर जो एनिमल्स है क्या वो जमीन पे रह सकते हैं? नहीं। तो दो अलग अलग फूड चेन हो गई कि नहीं हो गई? देयर इज टू डिफरेंट डिफरेंट फूड चेन। जमीन की अलग है, टेरेस्ट्रियल इज डिफरेंट, और एक्वेटिक की डिफरेंट है। इज इट क्लियर? आगे बढ़े, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट जल्दी से। सो यहाँ टेरेस्ट्रियल में सबसे पहले एग्जांपल दे रहे हैं फॉरेस्ट का। फॉरेस्ट में आपको क्या देखने को मिलती है? फूड चेन अलग अलग स्टेप्स में। मेरी एक बात को समझना, जितनी हम कहानी अभी समझने वाले हैं उसको एक समरी में समझो अभी बेटा। फूड चेन हमेशा कौन स्टार्ट करेंगे? प्लांट से। मोस्टली आपकी बुक में सिर्फ प्लांट के बारे में, तो मैं प्लांट की ही बात करूंगा कि आपकी फूड चेन कौन शुरू करेगा? प्लांट शुरू करेंगे। दूसरी चीज, फूड चेन जितनी छोटी होगी, लिसन माय वर्ड, फूड चेन जितनी छोटी होगी, टॉप कंज्यूमर जो सबसे ऊपर है उस फूड चेन में, उनको उतना ही फायदा होगा, उनको उतनी ही ज्यादा एनर्जी मिलेगी। आपने पढ़ा होगा 10% लॉ बुक्स में स्कूल, दैट इज 10% लॉ में क्या था कि हर स्टेप पे जब एनर्जी ट्रांसफर होती है तो केवल 10% ही ट्रांसफर होती है, बाकी एनर्जी वापस से एनवायरमेंट में चली आती है, राइट। तो सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफर हो रही है, बाकी एनर्जी एनवायरमेंट गई, तो यानी 10% एनर्जी का मतलब क्या हुआ? हर स्टेप पे सिर्फ 10% एनर्जी ही जाएगी, दैट इज बाकी 90% एनर्जी का लॉस हो रहा है, दैट इज 10% एनर्जी। तो सबसे कम एनर्जी किसको मिल रही है? टॉप कंज्यूमर को मिलेगी ना, 10% का, फिर और 10%, फिर उसका भी 10%, तो टॉप कंज्यूमर को सबसे कम एनर्जी मिल रही है। सो दैट्स व्हाई फूड चेन जितनी छोटी होगी टॉप कंज्यूमर को उतनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी, और वो फूड चेन जितनी बड़ी होगी टॉप कंज्यूमर को एनर्जी उतनी ही कम मिलेगी। सबसे आइडियल फूड चेन जो मानी जाती है वो मानी जाती है 3, यानी 3 लेवल होने चाहिए आपके। प्रोड्यूसर हो उसमें, जैसे मैंने भी बताया आपको, ग्रास को खा रहा है लाइन, और टाइगर, सॉरी, ग्रास को खा रहा है डियर, और डियर को खा रहा है आपका लाइन। यहाँ 3 ही है ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स है, डियर है और लाइन है। तो दैट इज अ आइडियल फूड चेन।
अगर फूड चेन बड़ी हो जाएगी तो टॉप कंज्यूमर को एनर्जी कम मिलेगी। क्या बात समझ में आ रही है? हमने यहाँ पे वही डिफरेंट डिफरेंट फूड चेन को देखा है टाइप टाइप में ऑन द बेसिस ऑफ देयर कि कितने हैं उसमें ट्रॉपिक लेवल। जैसे 2 स्टेप फूड चेन जिसमें प्लांट है और प्लांट को कौन खा रहा है डायरेक्टली, यहाँ पे एलिफेंट। प्लांट को डायरेक्टली किसने खा लिया? एलिफेंट ने। तो एलिफेंट को एनर्जी बहुत मिलेगी, भर भर के मिल रही है, प्लांट से एनर्जी उसको मिल रही है। अब 3 स्टेप फूड चेन जहां पर हमने अभी एग्जांपल दिया था ग्रास, ग्रास को खाया डियर ने, डियर को खा लिया लाइन ने, दैट इज राइट, दिस इज 3 स्टेप फूड चेन। 4 स्टेप में कौन आ गया? दैट इज ग्रास, ग्रास को रैबिट, रैबिट को वाइल्ड कैट, और वाइल्ड कैट को कौन खा रहा है आपका? दैट इज टाइगर खा गया। क्या बात समझ में आ रही है? दैट इज, ये चीज मैं अभी समझा रहा हूं, ये क्या है जो मैंने नीचे लिखे हुए हैं। सी, प्लांट अपना खाना खुद बना रहा था, दैट इज प्रोड्यूसर। उसको कौन खा रहा है? डियर। डियर क्या हो गया? हर्बीवोर। और डियर को कौन खा रहा है? लाइन, दैट इज कार्निवोर। यहाँ पे ग्रास है, दैट इज प्लांट, प्रोड्यूसर है। इसको किसने खाया? हैबिटेट रैबिट ने, दैट इज हर्बीवोर। तो कौन खा रहा है? वाइल्ड कैट, दैट इज प्राइमरी कार्निवोर। प्राइमरी कार्निवोर, क्योंकि इसको खाने वाला भी कौन है? लाइन है, दैट इज सेकेंडरी कार्निवोर। दैट इज अ सेकेंडरी कार्निवोर। अगर कोई एक कार्निवोर दूसरे कार्निवोर को खा रहा है तो जिसको खाया वो है प्राइमरी और जिसने खाया वो है सेकेंडरी। क्या बात समझ में आ गई? पक्का? सो आगे बढ़ते हैं, सी जल्दी से आगे चलते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अब ग्रासलैंड की हम फूड चेन देखें। अभी हमने फॉरेस्ट की देखी थी फूड चेन, ये ग्रासलैंड की दे रखी है। ग्रासलैंड में मैंने 5 स्टेप की फूड चेन दिखाई है ताकि मैं बच्चों को, आप लोगों को समझा सकूं कि उसमें नुकसान क्या हो रहा है। मैंने बताया ना टॉप कंज्यूमर को सबसे कम एनर्जी मिलती है ग्रासलैंड वाले में। 5 स्टेप की अगर कोई फूड चेन होगी, जैसे कि यहाँ देखो, ये आपकी ग्रास थी, ग्रास को ग्रास होपर ने खाया, उस ग्रास होपर को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया, उस स्नेक को किसने खाया? ईगल ने। तो मेरी बात को बहुत अच्छे से देखो, समझ लो। ये तो हो गए प्रोड्यूसर। इसको किसने खाया? हर्बीवोर। हर्बीवोर को क्या बोलेंगे? प्राइमरी कंज्यूमर। इट इज नोन एज प्राइमरी कंज्यूमर, क्योंकि कंज्यूमर ही है, अपना खाना किससे ले रहे हैं? प्लांट से ले रहे हैं। गेटिंग? अब इस ग्रास होपर को कौन खा रहा है? फ्रॉग। तो ये क्या हो गया? सेकेंडरी कंज्यूमर, क्योंकि इसने खाना किससे लिया? अपना, दैट इज ग्रास होपर से। तो ये हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर। इसको कौन खा रहा है? स्नेक, दैट इज टर्शरी। टर्शरी का मतलब थर्ड लेवल पे, टर्शरी का मतलब थर्ड। तो ये हो गया थर्ड कंज्यूमर, दैट इज, इट इज अ थर्ड कंज्यूमर। एंड नेक्स्ट ईगल ने आपके स्नेक को खा लिया, तो ये क्या हो गया बेटा? टर्शरी कंज्यूमर के बाद टेट्रा कंज्यूमर, या इसको हम बोलते हैं टॉप कंज्यूमर, जिसको कोई नहीं खाएगा। टॉप कंज्यूमर मतलब जिसको कोई नहीं खा सकता, वो सबसे ऊपर है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? दैट इज टॉप कंज्यूमर। तो सबसे ज्यादा एनर्जी इसमें थी, इसकी 10% एनर्जी सिर्फ ग्रास ऊपर में गई, उसकी 10% यहाँ गई, 10% स्नेक में गई, और 10% फिर किसमें गई? ईगल में। तो सबसे कम एनर्जी कहाँ मिल रही है? ईगल को मिल रही है। जितनी लंबी फूड चेन, एनर्जी उतनी ही कम मिलेगी टॉप कंज्यूमर को, और जितनी छोटी फूड चेन, टॉप कंज्यूमर को एनर्जी ज्यादा मिलेगी। तो सबसे बेस्ट कौन सी होती है? 3 स्टेप फूड चेन मानी जाती है। क्लियर वाली बात? अब आ जाओ एक्वेटिक फूड चेन। एक्वेटिक फूड चेन का मतलब जो पानी में हमें देखने को मिलेगी, जैसे कि यहाँ पर मैंने बताई है। यहाँ पे 4 स्टेप फूड चेन दिखाई है। फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं? घबराना नहीं है। फाइटोप्लैंक्टन का मतलब प्लांट्स हैं, जो पौधे पानी में ग्रो करते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? फाइटोप्लैंक्टन। फाइटो का मतलब होता है प्लांट्स। जहां भी फाइटो वर्ड पढ़ो, फाइटा वर्ड पढ़ो, दैट इज प्लांट। तो फाइटोप्लैंक्टन को कौन खा रहे हैं? ज़ूप्लैंक्टन। ये एनिमल्स हैं, छोटे छोटे एनिमल्स, जो इन छोटे प्लांट को खाएंगे पानी में। तो फाइटोप्लैंक्टन को ज़ूप्लैंक्टन ने खाया, दैट इज प्रोड्यूसर। ये क्या हो गए आपके? दैट इज, ये हो गए आपके क्या? प्राइमरी कंज्यूमर। वेट, दिस इज योर प्राइमरी कंज्यूमर। सी, इस ज़ूप्लैंक्टन ने किसको खाया? आपके प्रोड्यूसर को। तो ये है प्राइमरी कंज्यूमर, पीसी, दीज आर प्राइमरी कंज्यूमर। ज़ूप्लैंक्टन को कौन खा रहे हैं? स्मॉल फिश खा रही हैं, दैट इज सेकेंडरी कंज्यूमर। और इनको कौन खा रहा है? लार्ज फिश, दिस इज टॉप कंज्यूमर। आगे बात समझ में? दिस इज टॉप कंज्यूमर हो गए। सेम यहाँ एक्वेटिक प्लांट्स थे, उनको किसने खाया? एक्वेटिक इंसेक्ट्स ने खाया। इनको किसने खाया? यहाँ पे भी सेम वही चीज, दैट इज, इसको खा रहे थे। ये है प्राइमरी कंज्यूमर, दिस इज योर सेकेंडरी कंज्यूमर। फिश को, और फिश को खा लिया क्रोकोडाइल ने, दिस इज टॉप कंज्यूमर। तो हमें कुछ इस तरह की फूड चेन प्लांट्स की, दैट इज एक्वेटिक की, हमें देखने को मिलती है। दिस इज, ये जस्ट एग्जांपल से। आ जाओ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड चेन, जो मैंने बताया फूड चेन में क्या क्या स्पेशलिटी होनी चाहिए। पहली स्पेशलिटी मैंने बताई, फूड चेन छोटी होनी चाहिए। जितनी छोटी फूड चेन, दैट इज उतनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी टॉप कंज्यूमर को। इसके अलावा फूड चेन हमेशा यूनिडायरेक्शनल होती है। यूनिडायरेक्शनल मतलब प्लांट से स्टार्ट होगी,
फिर वहां से आपके प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी से सेकेंडरी और सेकेंडरी से टर्शरी, दैट इज टॉप कंज्यूमर पे जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है? उल्टी नहीं होगी। ऐसा तो नहीं लाइन को डियर खा ले और डियर को घास खाए, ऐसा तो नहीं होगा ना। घास को कौन खाएगा? डियर, और डियर को कौन खाएगा? लाइन। तो हमेशा यूनि डायरेक्शनल कहलाती है, इट इज यूनि डायरेक्शनल। आ गई बात समझ में? दिस इज, तो यहां पर आपको क्या देखने को मिला? फूड चेन कैसी होगी? दिस इज ऑलवेज स्ट्रेट। पहली चीज सीधी होगी, स्ट्रेट का मतलब सीधी होगी, जैसे अभी मैं बताया, ग्रास को डियर और डियर को लाइन, सीधी होगी, स्ट्रेट। दूसरा, कितनी ट्रॉपिक लेवल होने चाहिए? यूजुअली 3 से 4 ट्रॉपिक लेवल फूड चेन में देखने को मिलते हैं। अच्छी फूड चेन मानी जाती है जिसमें 3 हो, 4 भी चलेंगे लेकिन 3 बेस्ट है। उसके बाद एनर्जी का फ्लो कैसा होगा? यूनि डायरेक्शनल, जो भी मैंने बताया। घास को कौन खाएगा? डियर। डियर को कौन खा रहा है? लाइन। तो एनर्जी का ट्रांसफर भी तो ऐसे होगा, घास से किसमें गया? डियर में एनर्जी, और डियर से किसमें ट्रांसफर हुई? लाइन में। इट इज यूनि डायरेक्शनल। आगे बात समझ में? देन डायरेक्शन क्या होगी? प्रोड्यूसर से कंज्यूमर। हमेशा एनर्जी किससे कहां ट्रांसफर होगी? प्रोड्यूसर से कंज्यूमर ट्रांसफर होगी। इसके अलावा पॉपुलेशन साइज डिक्रीजेस विद द राइज इन ट्रॉपिक लेवल। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जाएंगे, घास सबसे ज्यादा इकोसिस्टम में हमें क्या देखने को मिलेगी? घास। घास को कौन खा रहा है? डियर। तो डियर के नंबर घास से ज्यादा होंगे कम होंगे? घास सबसे ज्यादा, उस घास को कौन खा रहे हैं? डियर। तो डियर के नंबर घास से ज्यादा होंगे कम होंगे? खुद बताओ। सही बोल रहे हो, क्या होंगे? कम होंगे। और डियर को कौन खा रहा है? लाइन। तो लाइन के नंबर डियर से कम होंगे कि ज्यादा होंगे? कम होंगे। यानी जैसे नीचे से ऊपर जाओगे, ऊपर की तरफ जैसे जैसे जाओगे, ऑर्गेनिजम्स के नंबर क्या होते जाएंगे? पॉपुलेशन के नंबर क्या होते जाएंगे? कम होते जाएंगे। सबसे कम लाइन, लाइन से ज्यादा डियर, डियर से ज्यादा घास। अब भाई अगर डियर के नंबर ज्यादा हो जाए, घास कम हो जाए, फिर तो घास खत्म हो जाएगी। कोई डियर तो ज्यादा है, घास कम थी, घास खत्म कर दी उन्होंने पूरी पूरी। इसीलिए सबसे ज्यादा नंबर किसके होते हैं? प्रोड्यूसर्स के। उसके बाद हर्बीवोर्स के, और उसके ऊपर कार्निवोर्स के होते हैं सबसे कम नंबर। अब बात समझ में आई? तो आपको एक पिरामिड बनेगा। पिरामिड समझ में आ रहा है? सबसे नीचे सबसे ज्यादा नंबर, उसके ऊपर थोड़े कम, उसके ऊपर थोड़े कम। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन। कि पॉपुलेशन साइज कैसा होता जाता है? डिक्रीज होता है विद राइज इन ट्रॉपिक लेवल। जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल में ऊपर की तरफ जाओगे, पॉपुलेशन का साइज यानी पॉपुलेशन का नंबर क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो सबसे कम नंबर किसके होंगे? टॉप कंज्यूमर के। उससे ज्यादा किसके होंगे? दैट इज आपके प्राइमरी कंज्यूमर। और सबसे ज्यादा किसके होंगे? प्रोड्यूसर के। गेट इट? एक्सेप्शन किसका है? पैरासिटिक फूड चेन। अगर कोई पैरासिटिक फूड चेन है तो वो एक्सेप्शन है, उसमें हमें ये चीज देखने को नहीं मिलती है। आपके सिलेबस में है भी नहीं, तो डोंट वरी। इसके अलावा सम ऑर्गेनिजम्स आर ओमनिवोर्स। कुछ ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं? ओमनिवोर्स होते हैं। सो इनका ना कोई एक पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल नहीं होता। अब जैसे हम हैं, हम प्लांट्स भी खा सकते हैं, हम एनिमल्स भी खा सकते हैं। तो अगर मैं डायरेक्टली प्लांट खा रहा हूं तो मैं क्या हो गया? प्राइमरी कंज्यूमर। अब कोई इंसान है भाई, वो नॉन वेज भी खा रहा है, चिकन भी खा रहा है ना? तो अरे जस्ट मजाक करते हुए, तो बेटा दैट इज नॉन वेज भी खाएगा। तो अब वो अगर प्लांट भी खा रहा है, प्लांट वेज वेज खाने भी खा रहा है और नॉन वेज भी खाना खा रहा है, तो फॉर एग्जांपल अगर वेज खाए तो क्या हो गया? प्राइमरी कंज्यूमर। लेकिन नॉन वेज खाना खा रहा है तो क्या हो गया? सेकेंडरी कंज्यूमर। हो गया कि नहीं हो गया? इसीलिए ओमनिवोर्स का ट्रॉपिक लेवल जो होता है एक नहीं होता, वो चेंज होता रहता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। कभी वो प्राइमरी कंज्यूमर भी हो सकते हैं, कभी वो सेकेंडरी भी हो सकते हैं, कभी टॉप कंज्यूमर। हम टॉप भी तो हैं, वी आर ऑन टॉप का। हम टॉप कंज्यूमर हुए कि नहीं हुए? हमें कोई है खाने वाला? नहीं ना। अब ये तो है नहीं कि बेटा शेर के सामने जाके खड़े हो जाओगे, आओ मुझे खा के दिखा दो, ऐसा तो नहीं है। हम उसकी फूड चेन में नहीं आते, लेकिन अटैक तो करेगा हम पे। इट विल अटैक। हम उसकी फूड चेन में नहीं आएंगे, लेकिन अटैक करेगा वो हम पे भाई, अपने आप को बचाने के लिए डर के बारे। गॉट इट? तो दिस इज, अब समझ में आ गई? जो ओमनिवोर्स वो होते हैं आपके, उनका क्या होता है बेटा? ट्रॉपिक फूड चेन में एक पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल नहीं होता, डिफरेंट डिफरेंट होता है। अब फूड चेन की सिग्निफिकेंस क्या है भाई? सबसे पहले मैंने अभी जो बताया, इट गिव्स इंफॉर्मेशन। फूड चेन से हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी किसके बारे में? अबाउट द लिविंग कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। क्या बात समझ में आ रही है? किसी इकोसिस्टम में जितनी ज्यादा फूड चेन, उसका मतलब क्या है? वहां पर रहने वाले एनिमल्स भी तो बहुत सारे हैं कि नहीं? दैट इज लिविंग कंपोनेंट। तो जितनी ज्यादा फूड चेन मतलब वहां पे लिविंग भी उतने ही ज्यादा रह रहे हैं। पता चल गया कि नहीं पता चल गया हमें? दैट इज। दूसरा, इट प्रोवाइड्स पाथवे फॉर पैसेज ऑफ। इसके थ्रू हमें क्या पता चल रहा है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी पता चल रही है। प्रोड्यूसर से एनर्जी किसमें ट्रांसफर हो रही है? हर्बीवोर, हर्बीवोर से कार्निवोर। तो इसके थ्रू हमें क्या पता चल रहा है? पाथवे किसका? ऑफ फूड एंड एनर्जी इन इकोसिस्टम। ठीक है? एंड देन लास्ट, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द इंटरेक्शन। इसके थ्रू हमें इंटरेक्शन पता चलता है ऑर्गेनिजम्स का इकोसिस्टम, जो मैं अभी स्टार्टिंग फेज में बताया था।
प्लांट्स अपना खाना किसके थ्रू बना रहे हैं? सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू, दैट इज इनऑर्गेनिक फिजिकल फैक्टर्स। प्लांट क्या है? बायोटिक लिविंग फैक्टर्स। इनके बीच में इंटरेक्शन पता चल गया। अब उस प्लांट से एनर्जी किसमें चला ट्रांसफर हो गई? हर्बीवोर्स में। तो उनके बीच में इंटरेक्शन पता चल रहा है। तो फूड चेन के थ्रू हमें इंटरेक्शन पता चलता है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बीच में, कौन किसको खा रहा है, ये इंटरेक्शन हमें पता चलता है। क्लियर? आ जाओ, कम टू द नेक्स्ट पार्ट, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ ट्रॉपिक लेवल। मैंने अभी समझा दिए थे, अभी बताए थे बेटा। ट्रॉपिक लेवल का मतलब क्या होता है? किसी भी फूड चेन में जो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स होते हैं, जैसे प्रोड्यूसर अभी पढ़कर आए, आपके कंज्यूमर्स, आपके कार्निवोर्स, ये सब क्या है बेटा? दीज ऑल आर ट्रॉपिक लेवल्स। इन्हीं को ट्रॉपिक लेवल्स कहते हैं हम लोग। ठीक है? तो बायोलॉजी में क्या टर्म्स है? दैट इज अ स्टेप। इट इज व्हाट? इट इज अ स्टेप। जो स्टेप या लेवल होते हैं किसी भी फूड चेन में, वेयर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक प्लेस, जिनके थ्रू एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे? ट्रॉपिक लेवल बोलेंगे। आगे बात समझ में? ठीक है? ट्रॉपिक लेवल क्या हो गए? स्टेप्स। जैसे प्लांट से एनर्जी किसमें ट्रांसफर हो रही है? डियर में। तो प्लांट एक ट्रॉपिक लेवल हो गया, डियर एक ट्रॉपिक लेवल हो गया। डियर से एनर्जी का ट्रांसफर किसमें हो रहा है? लाइन में। तो लाइन भी एक अपना ट्रॉपिक लेवल है। तो ये सब क्या है? दीज आर ट्रॉपिक लेवल, जिसमें क्या होगा? जिनके बीच में एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। गेटिंग? पक्का? चलो, अब फूड चेन किससे कितनी ट्रॉपिक लेवल की बनती है? मैंने अभी बताया था, पीछे हम फूड चेन देख रहे हैं। 2 ट्रॉपिक लेवल भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। दैट कैन बी डिफरेंट। तो वही बताया, यहाँ पे ट्रॉपिक लेवल कितने देखने को मिलेंगे फूड चेन में? 2 से लेके 5 तक। और आइडियल क्या है? 3 या 4 ट्रॉपिक लेवल। देन टेरेस्ट्रियल में तो हमें 2 से 5 ट्रॉपिक लेवल देखने को मिलते हैं। टेरेस्ट्रियल इको फूड चेन है, जमीन पे मिलने वाली फूड चेन है। अगर जैसे फॉरेस्ट में है, ग्रासलैंड में है, तो उसमें तो आपको 2 से लेके 5 ट्रॉपिक लेवल देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर एक्वेटिक है, तो एक्वेटिक में कितने होंगे? 4 से 5 ट्रॉपिक लेवल देखने को मिलेंगे। इन एक्वेटिक इकोसिस्टम 4 से 5 ट्रॉपिक लेवल की फूड चेन होगी। ठीक है? मिनिमम 4, मैक्सिमम 5। और अगर आपका टेरेस्ट्रियल है तो 2 से 5 तक की होगी। क्लियर? नाउ फूड चेन में शुरुआत हमेशा किससे होगी? प्रोड्यूसर से। ठीक है? प्लांट से शुरुआत होगी। जो प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं, खाना वही बना रहे हैं। ठीक है? दैट इज, तो वो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में आएंगे। अभी पीछे बताया था, किसी भी फूड चेन की शुरुआत प्लांट से होगी। तो प्लांट क्या है? फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर आएंगे। दैट इज कम्स ऑन फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। देन इसके बाद ग्रीन प्लांट्स, जो हमने देखे हमारे प्लांट्स हैं, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे आते हैं। इनको कौन खाएगा? हर्बीवोर्स। तो हर्बीवोर्स किसमें आएंगे? दैट इज सेकंड ट्रॉपिक लेवल पर। इनको क्या बोलेंगे? प्राइमरी कंज्यूमर। सेकंड ट्रॉपिक लेवल पर आएंगे, क्या कहलाएंगे? प्राइमरी कंज्यूमर। समझ में आ रही है बात? इसको कौन खाएंगे? आपके कार्निवोर। तो कार्निवोर किस पे आएंगे? थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे। दैट विल कम्स ऑन द थर्ड ट्रॉपिक लेवल। तो ये चीज बताइए, हर्बीवोर्स आर ईटन बाय प्राइमरी कार्निवोर्स। प्राइमरी कार्निवोर्स जो कि हर्बीवोर्स को खा रहे हैं, उनको कहेंगे वो क्या हो गए? सेकेंडरी कंज्यूमर। कौन से ट्रॉपिक लेवल पर आएंगे? थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे। अब इनको कौन खाएगा? इनको खाएंगे टॉप कंज्यूमर। जैसे अभी पीछे बताया था कि आपके फ्रॉग को कौन खा रहा था? फ्रॉग ने खाया ग्रास होपर को। तो फ्रॉग क्या है आपका? दैट इज आपका वो बन गया प्राइमरी कार्निवोर, फ्रॉग जो है। अब उस फ्रॉग को कौन खा रहा है? स्नेक। तो स्नेक क्या हो गया आपका? टॉप, या कह सकते हो सेकेंडरी कार्निवोर। क्लियर बात? तो ये किस पे आएंगे? टर्शियरी कंज्यूमर एंड। दीज आर टर्शियरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कार्निवोर। किस पे आएंगे? आपकी दैट विल कम्स ऑन द फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। क्या है बात समझ में आ गई? ठीक है? तो इसमें बस ये बताया मैंने कि कौन किसको खा रहा है और किस ट्रॉपिक लेवल पे आ रहा है वो। ठीक है? आपकी ग्रास प्राइमरी ट्रॉपिक लेवल पे, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ग्रास को कौन खा रहा है? आपका लाइन वो डियर। सेकेंडरी, दैट इज जो आपका प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकंड ट्रॉपिक लेवल। और डियर को खा रहा है लाइन। तो लाइन क्या है? टॉप कंज्यूमर। दैट इज ऑन योर थर्ड ट्रॉपिक लेवल आ गया। अगर 4 की है तो उसके ऊपर आ जाएगा कोई। गॉट इट? और सबसे लास्ट में ट्रॉपिक लेवल में क्या आएंगे? आपके डिकम्पोजर। जब वो जानवर मर जाएंगे, प्लांट के पार्ट गिर गए, उनको डिकम्पोज करने के लिए कौन आ गए? डिकम्पोजर। क्लियर बात? आगे आ जाते हैं ना। यही मैंने जो बताया था, जो अभी पिरामिड समझा रहा था ना, सबसे ज्यादा नंबर किसके ज्यादा होंगे? प्रोड्यूसर के सबसे ज्यादा नंबर होंगे। तो ये ट्रॉपिक लेवल दिखाएं। एक प्रोड्यूसर, तो ये हो गया ट्रॉपिक लेवल। दिस इज ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट, दिस इज T1। ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हो गया। ये सेकंड ट्रॉपिक लेवल हो गया T2। ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल हो गया। ये फोर्थ ट्रॉपिक लेवल हो गया T4। तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे कौन आएंगे? प्रोड्यूसर। सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे कौन आएंगे? प्राइमरी कंज्यूमर। थर्ड पे कौन आएंगे? आपके सेकेंडरी कंज्यूमर, दैट इज योर कार्निवोर्स। एंड फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे क्या आएंगे आपके? दैट इज योर टॉप कंज्यूमर, दैट इज सेकेंडरी कंज्यूमर। क्या बात क्लियर हो गई? दैट इज, चलो
अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। अब आ जाते हैं बेटा फूड वेब पे। लेट्स टॉक अबाउट द फूड वेब। सो फूड वेब क्या होती है, इसको ऐसे समझो, डिफरेंट डिफरेंट फूड चेन को जब हम आपस में मिला देते हैं, देन इट इज नोन एज योर फूड वेब। सिंगल है, इट इज फूड चेन। अलग अलग फूड चेन जब आपस में जुड़ जाती है एक दूसरे से, देन इट इज कॉल्ड फूड वेब। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि अगर, क्योंकि अलग अलग फूड चेन, अलग अलग जब आपस में जुड़ गई, तो जो टॉप कंज्यूमर है उसको खाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज हैं, किसी एक पे डिपेंड नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल डियर, आपका प्लांट था, प्लांट को डियर खा रहा था, डियर को लाइन खा रहा था, एक फूड चेन थी किसी इकोसिस्टम में। अब अगर डियर खत्म हो गया तो लाइन जिंदा रह पाए क्या? नहीं रह पाए ना, लाइन भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन क्या हो कि लाइन के पास खाने का दूसरा सोर्स भी हो। जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट को खा रहा था डियर, डियर को खा रहा था लाइन। अब उसी प्लांट को खा रहा है एक बफेलो, और बफेलो को खा रहा है लाइन। तो अगर डियर खत्म भी हो गए तो बफेलो के थ्रू लाइन तो सर्वाइव करेगा ना, जिंदा रह लेगा बफेलो खा के। तो दिस इज द फायदा ऑफ फूड वेब। जब फूड वेब हमें देखने को मिलती है तो उसमें क्या होते हैं, टॉप कंज्यूमर्स के पास खाने के अलग अलग सोर्स हैं। इससे क्या होगा कि कोई एक फूड चेन का कोई एक ट्रॉपिक लेवल पे अगर नुकसान भी हो तो बाकी फूड चेन तो काम कर रही हैं, उन फूड चेन के थ्रू टॉप कंज्यूमर को एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। आ रही है बात समझ में? ढंग से समझ में आ गई? इज इट क्लियर? पक्का? कोई डाउट? तो यही चीज यहाँ पे समझा रहे हैं। दे आर सेइंग व्हाट, कि फूड वेब क्या है? दैट्स अ नेटवर्क ऑफ फूड चेन। डिफरेंट डिफरेंट फूड चेन है, आपस में जुड़ी हुई हैं, जो दैट इज ऑपरेटिंग इन, हमें इकोसिस्टम में फूड वेब और फूड चेन दोनों मिलती हैं। लेकिन हमें क्या देखना है? फूड वेब देखनी है। फूड वेब इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक फूड चेन नहीं होगी इकोसिस्टम में, बहुत सारी फूड चेन्स होंगी जो आपस में कनेक्टेड होंगी। इसी को क्या कहेंगे? फूड वेब, राइट? विच आर इंटरकनेक्टेड एट वेरियस ट्रॉपिक लेवल। अलग अलग ट्रॉपिक लेवल्स पे ये इंटरकनेक्टेड है, आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया है फॉर एग्जांपल, ये प्लांट है, इसको देख लो, यहीं पे समझ लो बेटा, ये प्लांट है। इस प्लांट को कौन खा रहा है? आपका रैबिट। इस रैबिट को किसने खाया? जैकाल। जैकाल को वॉल्फ, वॉल्फ को खा गया टाइगर। एक फूड चेन तो ये हो गई। अब इसी प्लांट को खा रहा है माउस, इस माउस को खा रहा है वाइल्ड कैट, वाइल्ड कैट को खाया वॉल्फ, वॉल्फ को कौन खा गया? टाइगर। एक फूड चेन ये हो गई, हो गई। एक फूड चेन ये रही कि इस माउस को खाया फॉक्स ने, इस फॉक्स को या तो वॉल्फ ने खा लिया या इस फॉक्स को टाइगर ने खा लिया। एक फूड चेन ये हो गई। और एक फूड चेन ये रही, प्लांट को खा रहा है डियर और डियर को खा गया टाइगर। तो कितनी फूड चेन दिख रही है? टोटल 5, दैट इज 1 2 3 4 5 फूड चेन है। यानी टाइगर के पास खाने की कमी नहीं है। अगर ये लेट्स से फॉर एग्जांपल डियर खत्म हो गया तो टाइगर इनके थ्रू अपना फूड तो ले सकता है ना, फॉक्स को खा के या वॉल्फ को खा के या वाइल्ड कैट को खा के अपना खाना डायरेक्टली ले सकता है, नहीं ले सकता है? तो दैट्स व्हाई दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फूड वेब। आगे बात समझ में? फूड वेब का फायदा क्या है कि तुम्हें बर्गर खाना जाना था, जिस दुकान पे जाना था वो दुकान बंद है, बगल में 3-4 दुकानें और थी, तुम दूसरी दुकान से खा लिया बर्गर, कोई दिक्कत नहीं। तो टाइगर को फॉक्स नहीं मिली, डियर खा लिया, डियर नहीं मिला, वॉल्फ खा लिया, कुछ तो खाएगा फूड वेब के थ्रू। क्लियर बात? अब तो समझ में आ गई ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया अच्छे से? चलो, फूड चेन और फूड वेब में डिफरेंस क्या है? सी, व्हेन वी लुक एट द डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब, तो फूड चेन में हमें क्या देखने को मिलेगी? फूड चेन के अंदर सबसे पहली चीज मैंने बताया था ना, स्ट्रेट सिंगल पाथवे है, एक ही होगी, सिंगल चेन है। दैट इज प्लांट को कौन खा रहा है? डियर, डियर को खा रहा है लाइन। ये सिंगल चेन इज नोन एज द फूड चेन। लेकिन यहां पर क्या होंगी? बहुत सारी फूड चेन होंगी फूड वेब में, जो आपस में क्या होंगी? इंटर कनेक्टेड। तो ये चीज बताइए, दैट इज कंसिस्ट ऑफ व्हाट? दैट इज कंसिस्ट ऑफ मैनी interconnected food chains by which chemical energy flow to the ecosystem। यहाँ केमिकल एनर्जी सिर्फ एक ही फूड सिंगल पाथवे के थ्रू फ्लो हो रही है। प्लांट से किस में गई? डियर में, डियर से लाइन में, दैट इज सिंगल पाथवे था। लेकिन यहाँ पे केमिकल एनर्जी जो ट्रांसफर हो रही है अलग अलग फूड चेन्स के थ्रू ट्रांसफर हो रही है, जो फूड चेन आपस में इंटर कनेक्टेड है। नेक्स्ट, इट हैज अ मैक्सिमम ऑफ 4 to 5 पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। फूड चेन में आपको अलग अलग स्पीसीज की 4 से 5 पॉपुलेशन मिलेंगी। जैसे अभी 3 की बात कर ले, प्लांट एक पॉपुलेशन, प्लांट को खाने वाला डियर एक पॉपुलेशन, डियर को खाने वाला लाइन एक पॉपुलेशन। तो कितनी पॉपुलेशन है यहाँ पे? सिर्फ 3 पॉपुलेशन है अलग अलग स्पीसीज की, राइट? गेटिंग? लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारी मिलेंगी। सी, कितनी सारी है फूड वेब में पॉपुलेशन, है कि नहीं? कितनी सारी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तो नहीं काउंट कर लिया, सिर्फ कितनी होंगी? बहुत सारी। That's why it has a numerous population of different species। बहुत सारी पॉपुलेशन है अलग अलग स्पीसीज की। बात समझ में आ रही है बच्चे? नेक्स्ट, इसके बाद बेटा मेंबर ऑफ हायर ट्रॉपिक लेवल्स। यहां पर आपके जो अभी मैंने बताया हायर ट्रॉपिक लेवल पे, यानी कि जो टॉप कंज्यूमर्स होंगे
वो केवल एक ही टाइप के ऑर्गेनिज्म पे खाने के लिए डिपेंड हैं, दे आर डिपेंड ऑन सिंगल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड, राइट। जैसे एक फूड चेन है तो लाइन के पास खाने का सोर्स क्या है, सिर्फ डियर है, उसी पे डिपेंड है वो खाने के लिए। तो लेकिन यहाँ पे तो जो टॉप कंज्यूमर है उनके पास खाने के बहुत सारा सोर्स है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है जिससे वो अपना खाना ले सकते हैं। क्लियर बात। इसके बाद नेक्स्ट, यहाँ फूड चेन में क्या होगा, डज नॉट इंक्रीज द कॉम्पिटिशन अमंग मेंबर्स। फूड चेन में कॉम्पिटिशन देखने को नहीं मिलेगा, देयर इज नो कॉम्पिटिशन, देयर इज नॉट इंक्रीज द कॉम्पिटिशन बिटवीन मेंबर्स। मतलब लायन डियर को खा रहा है, लायन के अलावा कोई खाने वाला उसको है ही नहीं, तो कोई कंपटीशन है नहीं है। लेकिन अब अगर हाइनाज आ जाए, हाइनाज समझ में आते हैं, अब हाइनाज अगर आ जाए लायन के संग तो कंपटीशन बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा डियर को खाने के लिए। दैट इज सिंगल, अगर फूड चेन है, सिंगल फूड चेन है तो उसमें कोई कंपटीशन ऑर्गेनिज्म के बीच में नहीं है, खाना है वही खाने के लिए उनके पास, तो खाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कंपटीशन के लिए कोई और भी आ जाए फूड चेन साथ में तो कंपटीशन बढ़ गया। जैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कंपटीशन क्या है, सी अब यहाँ पे कंपटीशन की बात करो तो जैसे रैबिट है, रैबिट को खाने के लिए जैकल भी है, रैबिट को खाने के लिए फॉक्स भी है, रैबिट को खाने के लिए वाइल्ड कैट भी है, रैबिट को खाने के लिए वॉल्फ भी है और टाइगर भी है, सब है कि नहीं। कंपटीशन हो गया कि नहीं हो गया रैबिट के लिए। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि फूड चेन में तो कंपटीशन नहीं मिलेगा लेकिन फूड वेब में कंपटीशन देखने को मिलेगा। तो दैट इज व्हाट वी आर सेइंग, यहाँ पर क्या होगा, इट इंक्रीज द कंपटीशन अमंग मेंबर्स। यहाँ कंपटीशन है, जो इस कंपटीशन में सरवाइव करेगा, जो कंपटीशन जीतेगा उसको क्या मिलेगा, खाना मिलेगा, जो कंपटीशन हार गया उसको खाना छूट गया। आगे बात क्लियर। लास्ट डिस्टर्बेंस, अब यहाँ पे जो मैंने बताया, अगर फूड चेन में डिस्टर्बेंस आ जाए तो उसका इंपैक्ट सब पे मिलेगा। डियर खत्म हो जाए तो लाइन भी खत्म हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, और प्लांट के नंबर क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, बहुत ज्यादा बढ़ गए उस जगह पे, तो पूरी पूरी फूड चेन पे असर पड़ा कि नहीं पड़ा। लेकिन फूड वेब में ऐसा नहीं है, अगर फूड चेन में अगर आप वो फूड वेब में अगर डिस्टर्बेंस आएगा भी तो दूसरी फूड चेन के थ्रू खाने की सप्लाई हो जाएगी। जैसे कि यहाँ मैंने बताया था, रैबिट खत्म हो जाए कोई बात नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा है, दिक्कत थोड़ा है, आपके जो बाकी हैं माउस के थ्रू, डियर के थ्रू, टाइगर क्या है, सर्वाइव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, माउस को खा रहा है वाइल्ड कैट, वाइल्ड कैट को वॉल्फ, वॉल्फ को टाइगर खा गया। दैट इज आउट। क्या बात अब समझ में आ गई। तो दैट इज फूड वेब में अगर डिस्टर्बेंस आ जाए तो दूसरी फूड चेन के थ्रू इसको ओवरकम कर लिया जाता है, ओवरशैडो कर लेंगे। क्लियर बात, इज इट क्लियर नाउ। अब आ जाओ इसके बाद नेक्स्ट, कम टू द अगला पॉइंट, अगली स्लाइड। लेट्स मूव ऑन, फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम, जो अभी मैंने समझाई थी बेटा, एनर्जी का फ्लो कैसा होता है इकोसिस्टम में, वो ही हम लोग देखने वाले हैं। गिव मी 1 मिनट, 1 मिनट दे दो बस मुझे। नाउ आगे मूव करते हैं, अब आगे मूव करते हैं बेटा। नाउ वी आर गोइंग टू मूव स्टार्ट द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज एनर्जी का फ्लो कैसे होता है। मैंने अभी समझा दिया था एनर्जी का फ्लो होता कैसे इकोसिस्टम के अंदर, राइट। फूड चेन के थ्रू एनर्जी का फ्लो हो रहा है, फूड चेन में भी एनर्जी का फ्लो किस सीक्वेंस में हो रहा है भाई, प्रोड्यूसर से एनर्जी ट्रांसफर होगी हर्बीवोर्स में और हर्बीवोर से एनर्जी ट्रांसफर हो रही है कार्निवोर्स में। उल्टा तो नहीं होगा ना कि भाई कार्निवोर से एनर्जी आपकी उसमें आ जाए हर्बीवोर्स में और हर्बीवोर से एनर्जी ट्रांसफर हो जाए, ऐसा नहीं होने वाला। तो वही चीज यहाँ पे हम समझा रहे हैं। दैट इज सबसे पहले एनर्जी फ्लो इज अ सीक्वेंशियल प्रोसेस इन एन इकोसिस्टम। एनर्जी का जो फ्लो होगा वो एक सीक्वेंस में हो रहा है, ठीक है। एनर्जी का फ्लो हमेशा कैसे होगा बेटा, एक सीक्वेंस में हो रहा है आपके इकोसिस्टम में। एनर्जी का फ्लो दैट्स अ सीक्वेंशियल प्रोसेस। सीक्वेंशियल प्रोसेस का मतलब है एक सीक्वेंस में होगा, प्रोड्यूसर से हर्बीवोर, हर्बीवोर से कार्निवोर। इसके बाद एनर्जी का फ्लो हमेशा कैसे होगा, यूनी डायरेक्शनल होगा, दैट इज। इसके बाद हमने देखा था जो सनलाइट आती है उस सनलाइट की सारी एनर्जी प्लांट यूज नहीं करते, केवल उसका 1% ही प्लांट यूज करते हैं। यानी जो सनलाइट प्लांट यूज करेंगे उसमें से केवल 1% ही उसका क्या बनाएंगे, अपने लिए फूड बना रहे हैं, बाकी सब वापस रिटर्न हो गई एनवायरनमेंट में। दैट इज व्हाट दे आर सेइंग, ओनली 1% ऑफ द सोलर रेडिएशन इज ट्रैप्ड बाय प्रोड्यूसर। जितनी एनर्जी आई उसका केवल 1% ही प्लांट ने क्या किया है, यूज किया अपना खाना बनाने के लिए। गेट इट, 1% ही प्लांट ने क्या किया, अपने लिए खाना बनाने के लिए यूज किया है, ठीक है। और उसी से क्या बनाया, अपने लिए खाना बनाया, फूड बनाया, दैट इज केमिकल एनर्जी। बाकी की बाकी एनर्जी कहां चले गई, वापस से एनवायरनमेंट में चले गई, दैट इज एज अ हीट, ठीक है। दैट इज डिसिपेटेड एज अ हीट, डिसिपेटेड का मतलब रिलीज हो गई एज अ हीट वापस से। आप खाना खाते हो, बॉडी से एनर्जी रिलीज हीट रिलीज होती कि नहीं होती, तो हीट क्या है, आपकी बॉडी की एनर्जी है जो वापस से एनवायरनमेंट में चली गई है। केवल कुछ परसेंट ही 10% ही बॉडी उसका यूज कर रही है, बाकी सब एज अ हीट बॉडी से आपकी निकल के एनवायरनमेंट में जा रही है। इज इट क्लियर।
सो नेक्स्ट इसी को बोला 10% लॉ। 10% लॉ जो मैंने बताया था, किसने प्रपोज किया था? लिंडमैन ने 1942 में। लिंडमैन ने इसको प्रपोज किया था, जिसमें ये बताया था कि केवल 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे, बाकी की एनर्जी एज अ हीट क्या हो जाती है आपकी, वापस से लॉस हो जाती है, एनवायरमेंट में रिलीज हो जाती है। क्या ये बात क्लियर हो रही है? दैट इज, तो द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल to another tropic level is accompanied by loss of energy at each tropic level। हर ट्रॉपिक लेवल पे क्या होगा, जो एनर्जी है वो ट्रांसफर होगी, बची हुई एनर्जी कहाँ जाएगी? 10% एनर्जी ट्रांसफर होगी, बची हुई एनर्जी लॉस हो जाएगी वापस से। क्लियर? तो यहाँ पे इसी को बोल रहे हैं, जैसे कि प्लांट्स थे, यहाँ पे मैंने इसको समझाया, यहाँ पे ये पूरी कहानी मैंने यहाँ समझाई है इसमें। सी, ये सन के थ्रू प्लांट ने अपने लिए क्या करी? खाना बनाया था। सन से जो एनर्जी ली प्लांट ने 1000 जूल ली। फॉर एग्जांपल, जैसे फिगर समझने के लिए फिगर है कि 1000 जूल जो है वो प्लांट्स ने एनर्जी ली, जिसका केवल 1% ही प्लांट ने क्या किया? यूज किया था। सोलर रेडिएशन जो है प्लांट्स की, जो सनलाइट की जो आ रही है, उसको केवल 1% ही तो प्लांट यूज कर रहे हैं, तो 1% प्लांट ने यूज किया। और प्लांट ने इसकी कितनी बनाई? सी, यहां से कितने परसेंट एनर्जी ट्रांसफर होगी इसकी? प्लांट के लिए कितनी परसेंट थी? दैट इज 10%। वो प्लांट ने अपने लिए कितनी एनर्जी बनाई? 10 जूल बनाई। उस 10 जूल का 10% ही तो यहाँ ट्रांसफर हुआ, तो हर्बीवोर्स में कितनी ट्रांसफर हुई? 1 जूल। इसका 10% यहाँ पे ट्रांसफर हुआ कार्निवोर में, तो ये कितनी हो गई? 0.1 जूल। अब बात समझ में आ रही है? दैट्स व्हाई आई सेड, जितनी छोटी फूड चेन होगी, जो टॉप कंज्यूमर है उनको उतना ही फायदा होगा, उनको उतनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी, और जितनी बड़ी होगी एनर्जी उतनी ही कम हो जाएगी, क्योंकि 10% ही ट्रांसफर हो रही है हर लेवल पे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसमें न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आता है, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन दो ही जगह से आते हैं, एक यहाँ से आता है इसके बेस पे, या दूसरा जो आता है वो आता है हेरिडिटी के बेस पे। इनमें दो से आपके कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे 10% याद रखना, जितनी भी एनर्जी होगी उसका 10% कम करते जाओ, जिस ट्रॉपिक लेवल की बात कर रहे हैं उस पे, ठीक है? 10% कर दो कम। आ जाओ, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, बायोमैग्निफिकेशन। सी, व्हाट इज बायोमैग्निफिकेशन? बहुत इजी वे में समझना, मजा आ जाएगा, कुछ नहीं है इसमें बायोमैग्निफिकेशन के अंदर। सी, इसको इजी वे में समझो, इस पूरी कहानी को, इंग्लिश को छोड़ो, 2 मिनट में समझो, समझ में आ जाएगी व्हाट इज बायोमैग्निफिकेशन, फिर हम इस लैंग्वेज में देखेंगे उसको। आपकी बॉडी, मेरी बॉडी, सारे एनिमल्स की बॉडी, प्लांट की बॉडी, हर एक ऑर्गेनिज्म जो है इस प्लेनेट पे, वो केवल और केवल ऑर्गेनिक चीजों को ही डाइजेस्ट कर सकता है। इवन सॉइल के अंदर भी ऑर्गेनिक चीजें ही डिकम्पोज हो सकती हैं, इनऑर्गेनिक डिकम्पोज नहीं हो सकती। यानी अगर इनऑर्गेनिक चीजें आपकी बॉडी में आ जाए, मेरी बॉडी में आ जाए, प्लांट्स में आ जाए, किसी भी एनिमल में आ जाए, इवन सॉइल में आ जाए, डिकम्पोज नहीं होंगी, खत्म नहीं हो सकती। और जो चीज खत्म नहीं होगी तो उसका अमाउंट अपने आप बढ़ता रहेगा कि नहीं बढ़ता रहेगा? बढ़ेगा। दैट इज बायोमैग्निफिकेशन। अब समझो इसको इजी वे में, आगे बात समरी समझ में आ गई? तो सी, जब मैं कोई फर्टिलाइजर अपने प्लांट्स की ग्रोथ के लिए यूज करूंगा बार बार, तो वो फर्टिलाइजर केमिकल्स हैं। अब वो फर्टिलाइजर क्योंकि केमिकल है, तो प्लांट उसको क्या करेगा? स्टोर करेगा, बॉडी में तो जाएगा, प्लांट की बॉडी में वो केमिकल्स हैं सारे, तो पानी के थ्रू वो केमिकल्स प्लांट के अंदर ट्रांसफर हो रहे हैं। अब उस प्लांट के अंदर जब वो केमिकल ट्रांसफर होंगे, उस प्लांट को कौन खा रहा है? जैसे फॉर एग्जांपल काऊ ने खाया, हमने वही प्लांट के भूसे में एज ए फोडर हमने अपने काऊ को दे दिए, काऊ को दे दिए, तो वो केमिकल प्लांट्स में डाइजेस्ट हुए नहीं थे, तो केमिकल किस में ट्रांसफर हो गए? अब आपके काऊ में। अब उस काऊ का दूध या बफेलो का दूध आपने पिया, तो वो दूध के थ्रू वो केमिकल किस में आ गए? आप में आ गए। अब आपके थ्रू के कहीं ट्रांसफर हो रहे हैं? ये नहीं हो रहे हैं, हम टॉप कंज्यूमर हैं, तो सबसे ज्यादा किस में स्टोर होंगे? हमारे में। तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट भी इन केमिकल्स का किस में देखने को मिलता है? टॉप कंज्यूमर्स में, हमारे मतलब टॉप कंज्यूमर देखने को मिलेगा। दिस इज कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन। आप समझ में आ गई बात? व्हाट इज बायोमैग्निफिकेशन? सी, नाउ द लुक एट द लैंग्वेज। एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन का मतलब होता है बेटा स्टोरेज। एक्यूमुलेशन का मतलब क्या हो गया? स्टोरेज। एक्यूमुलेशन एंड प्रोग्रेसिव इंक्रीज, यानी कोई भी चीज जब स्टोर होगी तो वो क्या हो रही है? उसका इकट्ठी होती जा रही है, तो वो इंक्रीज भी हो रही है, उसका अमाउंट क्या होता रहेगा? इंक्रीज। तो दैट इज एक्यूमुलेशन, प्रोग्रेसिव इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट? नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो डिग्रेड नहीं हो सकते, जो खत्म नहीं हो सकते, दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो खत्म हो जाए दे आर बायोडिग्रेडेबल। तो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हार्मफुल क्या है? केमिकल्स हैं। मैंने भी बताया केमिकल डाइजेस्ट नहीं होते, खत्म नहीं हो सकते, ये बॉडी में स्टोर रहेंगे, प्लांट्स में भी, एनिमल्स में भी, आप में भी और सॉइल में भी। तो ये केमिकल्स क्या होते जा रहे हैं? धीरे धीरे एक्यूमुलेट होते जाएंगे, इनका कंसंट्रेशन क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स। हर ट्रॉपिक लेवल में इनका अमाउंट क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? दिस इज कॉल्ड बायो कंसंट्रेशन या बायो मैग्निफिकेशन। आगे बात समझे? मैग्निफिकेशन मतलब इनलार्ज, बड़ा कर देना,
क्या बात समझ में आ रही है? नाउ यू गॉट इट व्हाट इज बायोमैग्निफिकेशन. सो यहाँ पे एग्जांपल जो दिया है वो दिया है डीडीटी, दैट्स अ फर्टिलाइजर, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन. ये पेस्टिसाइड्स थे, फर्टिलाइजर बोलते हैं, सॉरी, दीज आर द पेस्टिसाइड. पेस्ट जो होते हैं जो हमारी क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे इंसेक्ट्स या कोई वीड्स जो भी हमारी क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाते हैं वो पेस्टिसाइड्स पेस्ट कहलाते हैं. दे आर कॉल्ड पेस्ट. और उनको खत्म करने के लिए जो केमिकल हम यूज करते हैं दे आर कॉल्ड पेस्टिसाइड्स. तो एक पेस्टिसाइड है डीडीटी जो हम पहले बहुत यूज करते थे, लेकिन कोई केमिकल था बहुत हार्मफुल था, इसका हमारी बॉडी पे सीवियर इफेक्ट यानी सीरियस इफेक्ट देखने को मिलता था. तो आज की डेट में इसको बंद कर दिया गया है, लेकिन पहले बहुत यूज होता था ये. तो इसका एग्जांपल दिया है. इसमें क्या थे? ये हैवी मेटल्स थे, इसके अंदर मरकरी, कैडमियम, आर्सेनिक जो टॉक्सिक है बहुत ज्यादा. ये हमारी बॉडीज में जाके क्या होते थे, इकट्ठे होते रहते थे खाने के थ्रू, अननोइंगली. अननोइंग मतलब हम नहीं जानते थे ये चीजें और हम खा रहे. स्टिल हम वी आर टेकिंग सो मच पेस्टिसाइड, बहुत सारी चीजें केमिकल्स हमारी बॉडी में जा रहे हैं खानों के थ्रू, खाने के थ्रू. गेटिंग माय पॉइंट? अब समझ में आ गई चीज. इसलिए हम लोग यहाँ से मूव करके आज की डेट में ऑर्गेनिक पे आ गए हैं. ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं ना, कि खाद जो होती है नेचुरल खाद होती है, नेचुरल चीजों का, वो इसलिए क्योंकि इनमें नुकसान है हमारी बॉडी को. क्लियर? अब बायोमैग्निफिकेशन समझ में आ चुका है. कम टू द नेक्स्ट, हाउ डू आवर एक्टिविटीज अफेक्ट द एनवायरमेंट. अब हमारी एक्टिविटीज किस तरह से एनवायरमेंट को इफेक्ट करती हैं. इसमें सबसे पहले जो प्रॉब्लम्स है हमारी वजह से, जो हम लोग अपने नुकसान पहुंचा रहे हैं अपने एनवायरमेंट को, पहली प्रॉब्लम क्या है सबसे मेन? ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं. ओजोन लेयर का काम क्या है? ओजोन का लेयर का, ओजोन का पहले फॉर्मूला O3. ठीक है, कैसे बनती है सर? यूवी रेज में ऑक्सीजन टूट जाती है, पहले O2 जो होती है यूवी रेज की प्रेजेंस में टूट जाती है O+O. अब यही O जो है नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं, जो कि अगेन O थ्रू यानी ऑक्सीजन से बाइंड करती है और बना देती है O3, दैट इज ओजोन. ये टॉक्सिक होती है, पॉइजनस होती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे एनवायरमेंट में अपर लेवल पे मिलती है, स्ट्रेटोस्फीयर के पास मिलती है, हम इसके कांटेक्ट में नहीं रहते, तो इसलिए हमारे लिए पॉइजनस नहीं है, हम बचे हुए हैं इससे. लेकिन हमारे लिए फायदा करती है क्या? जो सन से यूवी रेज आ रही है, हार्मफुल रेडिएशन आ रही है, उसको रोकती है ओजोन लेयर, जिससे हम यहाँ नीचे जमीन पर जिंदा रह पाते हैं. सारे प्लांट, सारे एनिमल्स इंक्लूडिंग अस, हम इसी वजह से जिंदा हो पा रहे हैं, बचे हुए हैं. एक हमारा रीजन है जिंदा रहने का, क्योंकि ओजोन प्रोटेक्ट करती है हमें यूवी रेज से जो सनलाइट से आ रही थी, राइट. लेकिन हम इसको डिप्लीट कर रहे हैं आज की डेट में, इसकी थिकनेस कम होती जा रही है. क्यों? क्योंकि हम पॉल्यूशन बहुत ज्यादा क्रिएट कर रहे हैं. और पॉल्यूशन में भी सबसे ज्यादा क्या क्रिएट कर रहे हैं? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन. ये वो गैस है जो ओजोन को नुकसान पहुंचाती है. CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसकी वजह से ओजोन का लेयर कम होता जा रहा है. और ये CFC रिलीज कहां से होती है? फायर एक्सटिंग्विशर, फ्रीज, रेफ्रिजरेटर्स को हम कहते हैं, या AC, इनसे निकलती है. गॉट इट? दूसरी क्या है? वेस्ट मैनेजमेंट, जो हमारे वजह से आता है. हम वेस्ट को ठीक से मैनेज नहीं कर पाते, वो पॉल्यूशन बहुत क्रिएट करता है. ये दो रीजन है हमारे. पहले हमारा क्या है? ओजोन लेयर. मैंने अभी बता दिया फॉर्मूला क्या है? O3. दिस इज अ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जो किससे बन रहा है? ऑक्सीजन के 3 एटम से मिलकर बनता है. ठीक है, 3 एटम कैसे मैंने अभी बताए थे. O2 ब्रेक डाउन होगा यूवी लाइट में, O+O बनेगा, फिर ये O अगेन O2 से मिलेगा और बना देगा O3. गेट इट? दूसरी क्या है? ओजोन क्या प्रेजेंट है? थिन लेयर है. कहां प्रेजेंट है? स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट है, यानी यहां से लगभग 20 से 25 किलोमीटर ऊपर की तरफ स्ट्रेटोस्फीयर में ये आपको प्रेजेंट मिलेगी. दैट इज, ठीक है. इसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड ओजोन लेयर. वहां पे ये एक लेयर बनाती है जिसको हम ओजोन लेयर कह रहे हैं, या ओजोन शील्ड या ओजोनोस्फीयर बोल रहे हैं. गेट इट? क्या काम करती है? यूवी रेज से हमें प्रोटेक्ट करती है. तो सी, यहाँ पे पहले एक बात समझना, यहाँ पे बताया कि ये यूवी रेज का ही एक प्रोडक्शन है, प्रोडक्ट है. इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ यूवी रेडिएशन एक्टिंग ऑन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, जो अभी मैंने बताया था. O2 ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज, जो सनलाइट से आ रही थी, इसका ब्रेकडाउन हुआ, नेसेंट ऑक्सीजन बनी. ये नेसेंट ऑक्सीजन अगेन ऑक्सीजन से बाइंड करके क्या बनाती है? O3, दैट इज ओजोन बनाती है. ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली है. ठीक है बेटा? दैट इज. इसके बाद नेक्स्ट आगे आ जाते हैं. ठीक है, दिस वन. नाउ कम टू द दिस साइड. यहां पे हम बात कर रहे हैं अब, ये यूवी रेज से हमें ओजोन प्रोटेक्ट कर रही थी, जो कहानी मैंने अभी बताई. यही मैंने बता रखा है कि क्या करती है ओजोन? दैट विल एब्जॉर्ब. क्या एब्जॉर्ब करेगी? दैट विल एब्जॉर्ब हार्मफुल रेडिएशन. यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रही है, जो कहां से आ रही है? सन से आ रहे हैं, एंड हमें इससे प्रोटेक्ट कर रही है. इसी ओजोन से क्या बन रही है? ओजोन शील्ड बन रही है. ठीक है, जो हमने अभी देखी समझी. लेकिन बट OT फाउंड इन ट्रोपोस्फीयर इज हार्मफुल.
अगर ये ऑक्सीजन वो सॉरी ओजोन अगर ट्रोपोस्फियर में आपके ट्रोपोस्फियर में मिलेगी तो ये हार्मफुल है। दैट इज, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये ट्रोपोस्फियर है, इसके ऊपर क्या स्ट्रेटोस्फियर है। अगर मैंने भी बताया था ओजोन टॉक्सिक है, पॉइजनस है, अगर ये हमारे कॉन्टेक्ट में आ जाए तो फिर हमारे लिए हार्मफुल है। लेकिन नेचर इतनी समझदार है कि उसने इस ओजोन को कहां प्रेजेंट करा है? स्ट्रेटोस्फियर में, हमसे काफी ऊपर। तो इसी चीज को बोल रहे हैं कि अगर ये ओजोन ट्रोपोस्फियर में आ जाए, यानी हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं इस एनवायरनमेंट में आ जाए तो ये हार्मफुल है। किसके लिए? हमारी क्रॉप्स के लिए, हमारे प्लांट्स, हमारे सभी चीज के लिए। इवन सांस लेने में भी दिक्कत आएगी हमें, क्योंकि पॉइजनस होती है, जहरीली होती है, तो हम सांस नहीं ले पाएंगे एनिमल्स में यहाँ पे। गॉट इट नाउ? आगे आ जाते हैं इम्पैक्ट क्या है यूवी रेडिएशन का, क्या क्या हार्मफुल इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा अगर ओजोन ना हो और ये यूवी रेडिएशन हमारे पास आ जाए तो। सबसे पहली चीज तो कैंसर होगा, स्किन कैंसर देखने को मिलेगा। आंखों में कैटरैक्ट का मतलब होता है आंखों की प्रॉब्लम, आंखों की रोशनी चले जाना, अंधापन, दैट इज कैटरैक्ट। तो हमारी आंखों को नुकसान होगा, आंखों की रोशनी आ सकती है, दैट इज कैटरैक्ट। स्किन कैंसर हो जाएगा हमारे में। हमारा इम्यून सिस्टम डैमेज हो जाएगा, यानी बीमारी बहुत ज्यादा हो जाएगी, हम बीमार बहुत ज्यादा रहेंगे। इम्यून सिस्टम ही है जो हमें प्रोटेक्ट कर रहा है बीमारियों से, ये इम्यून सिस्टम पे इंपैक्ट डालेगी। कौन? यूवी रेज। इसके अलावा एम्ब्रियोनिक स्टेज में द यंग वंस आर हाईली ससेप्टेबल फॉर यूवी रेडिएशन व्हिच कॉज देयर डेथ। मतलब अगर कोई मदर, दैट इज, आपने देखा होगा, समझना इस चीज को, आपने देखा होगा अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन जब कभी भी इन केस कहीं पब्लिक प्लेस में जाती हैं, जैसे मॉल में गए, तो वहां पे जो एक्सरे मशीन होती है उनमें से उनको मना कर दिया था, नहीं निकलने देते, क्योंकि जो एक्सरे उसमें भी थोड़ा बहुत रेडिएशन है। और ये जो रेडिएशन होता है बच्चे के लिए, जो मदर के वॉर्म के अंदर है, मदर के अंदर है, उसके लिए बहुत हार्मफुल होता है। ठीक है, उस बच्चे की इवन रेडिएशन की वजह से डेथ हो सकती है। तो वही चीज यहाँ बोल रहे हैं कि अगर ये यूवी रेज के कांटेक्ट में कोई प्रेग्नेंट वीमेन आ जाए तो उनका जो एम्ब्रियोनिक स्टेज, यानी कि जो उनके अंदर मदर के अंदर जो बच्चा है, जो चाइल्ड है, उसकी डेथ भी हो सकती है। इसलिए प्रेग्नेंट वीमेन्स को आप देखो कभी सेफ्टी के लिए उनमें एक्सरे में से नहीं निकालते, उनके अलग से निकाल देंगे, उनको मना कर दिया जाएगा, उनको रोक दिया जाएगा। दैट इज द रीजन बिहाइंड दिस। गॉट इट? अगला, इट डैमेज द प्लांट बाय डिक्रीज, प्लांट्स को नुकसान पहुंचाएंगे यूवी रेज। कैसे? फोटोसिंथेसिस रेट को कम करके। प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, फोटोसिंथेसिस खत्म हो गई, प्लांट भी सर्वाइव नहीं कर पाए, खत्म हो गए प्लांट्स। इसके अलावा जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो सीधी सी बात है किसका अमाउंट बढ़ जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ गया, जिससे क्या हुआ? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब हमारी अर्थ का टेम्परेचर और ज्यादा इंक्रीज होने लगेगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? पक्का? ठीक है बेटा। इसके बाद इट कॉजेज म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब होता है यूवी रेस में, म्यूटेशन का मतलब समझो डीएनए में चेंज आ जाना, अचानक से डीएनए के अंदर कोई भी पार्ट का, कोई भी छोटे से जीन का चेंज हो जाना, सडनली चेंज हो जाना डीएनए में, दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन, जो जनरली रेडिएशन की वजह से बहुत होता है। अगर हम रेडिएशन यानी यूवी रेस के कांटेक्ट में आ जाए तो मेरे डीएनए में सडनली चेंज आ जाएगा, तो वो डीएनए का जिस पार्ट में चेंज आया उसका जो काम था वो नहीं हो पाएगा और मेरे अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम यानी कोई कोई ना डिफेक्ट देखने को मिलेगा। क्या बात समझ में आ रही है? दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन। आप समझ में आ गया? विच इज हार्मफुल फॉर ह्यूमन काइंड, हमारे लिए नुकसानदायक। म्यूटेशन मतलब दैट इज सडन चेंज इन डीएनए। इज इट क्लियर? अब ओजोन डिप्लीशन, मैंने अभी बताया था ओजोन का डिप्लीशन का रीजन क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यहां पर हम उसी की बात करने वाले हैं। तो 1980s के टाइम में आपका ओजोन का जो अमाउंट था बहुत ज्यादा डिक्रीज हुआ। कब? 1980s के टाइम में। 1980s के टाइम में क्यों डिक्रीज हुआ? क्योंकि तब ये वही टाइम था जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था हमारे यहाँ पे, हमारी दुनिया में। आपके वो यूरोपियन कंट्रीज जो होते हैं, स्पेशली लंदन के, यूनाइटेड किंगडम, इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत वहीं से हुई थी। 1980s के टाइम में इंडस्ट्री डेवलप होना शुरू हुई। जैसे जैसे इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होता चला गया, ओजोन पॉल्यूशन बढ़ने लग गया, जिसकी वजह से ओजोन का लेयर क्या होने लगी? धीरे धीरे कम होने लगी थी, डिप्रेशन हमें देखने को मिला था। गॉट इट? तो रीजन क्या है? दैट इज ओजोन डिप्लीशन के रीजन क्या है? सबसे पहले क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफसी, एक सबसे पहला मेन रीजन। सीएफसी की वजह से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ओजोन क्या होती है? डिप्लीट होती है। दैट इज, इसके अलावा क्लोरीन, हैलोजन्स और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ये वो रीजंस हैं जिसकी वजह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अमाउंट कम होता है। पूछा जा सकता है, पूछा भी गया हुआ क्वेश्चन है ये, कि कोई दो रीजन बताइए जिसकी वजह से ओजोन डिप्लेशन देखने को मिलता है। तो एक तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, आपके क्लोरीन, आपके हैलोजेंस, लिख सकते हो कुछ भी आप, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, दैट इज, ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर्स में बेटा। ठीक, या कार्बन टेट्राक्लोराइड या मिथाइल क्लोरोफॉर्म, ये वो गैसेज हैं जिसकी वजह से ओजोन की लेयर कम होती है। दैट इज, थिकनेस उसमें हमारी कम देखने को मिलती है, डिप्लीशन। सीएफसी का सबसे मेन रीजन है। सीएफसी यूज कहां होती है? सर रेफ्रिजरेटर में यूज होती है, आपके फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होती है, एसी में यूज होती है, एरोसोल स्प्रे, जो स्प्रे होते हैं छिड़कने वाले, उसमें यूज होती है सीएफसी।
दीज आर, ये सोर्सेज हैं सीएफसी के, ठीक है। अब इसी में एक टर्म है ओजोन होल। ओजोन होल का मतलब ओजोन में छेद नहीं हो गया, दैट इज की थिकनेस बहुत कम हो गई थी आपके। तो जहां पर ये प्रेजेंट है स्ट्रेटोस्फीयर में, वहां पर क्या हुआ था, ओजोन की लेयर बहुत पतली हो गई थी, इसी को बोला था ओजोन होल। ऐसा नहीं कि वहां पे छेद हो गया, खत्म हो गई, नहीं, खत्म नहीं हुई थी लेकिन थिकनेस बहुत कम हो गई थी, दैट इज कॉल्ड ओजोन होल, ठीक है। कब वो देखने को मिली थी ओजोन होल, हमें कहां देखने को मिला, 1985 में एंटार्क्टिका के ऊपर देखने को मिला, नॉर्थ पोल पे एंटार्क्टिका के ऊपर हमें ओजोन होल देखने को मिला था, गेट इट, 1985 में। शुरुआत कब हुई ओजोन की कम होने की, शुरुआत कब हुई, 1980s में। उसके 5 साल बाद ही हमें ये चीज देखने को मिली कि ओजोन होल हमें, दैट इज थिकनेस बहुत कम हो गई थी। अब क्या मेजर है, क्या तरीके हैं जिससे कि हम ये ओजोन डिप्लीशन को रोक सकें, तो सबसे पहले वही चीज यहां बताई गई है, दैट इज फॉसिल फ्यूल्स की जगह पे आप दूसरे तरीके यूज करिए, यूज अनदर सोर्स ऑफ एनर्जी इन प्लेस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स का यूज मत करो, दूसरी चीजों का, जैसे फॉर एग्जांपल आज की डेट में आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज बहुत ज्यादा हो रहा है, जिससे पॉल्यूशन कम से कम हो, दैट इज एक रीजन। दूसरा है सीएफसी जो होती है रेफ्रिजरेटर में, उसका यूज आज की डेट में ना बहुत कम कर दिया गया है, बंद ही कर दिया है। एसी में भी आज की डेट में रेफ्रिजरेटर या एसी ऐसे आने लगे हैं जिनमें कि सीएफसी का इमर्शन नहीं होता, क्योंकि एक प्रोटोकॉल बना दिया गया था, क्योटो प्रोटोकॉल बोलते हैं, जिसमें ये कहा गया कि जितनी भी कंपनियां रेफ्रिजरेटर्स एसीज बनाती है जिनमें सीएफसी निकलता है, ये अपने यहाँ पे इसका बैन करते हैं बिल्कुल यूज, ताकि रेफ्रिजरेटर सेफ हो सके, एसी सेफ हो सके, जिनसे कि उसका यूज करें लेकिन सीएफसी का इमर्शन ना हो, ठीक है। दैट इज सीएफसी शुड बी रिप्लेस विद हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, एचएफसी। अगली बात सुनने, तो इन कंपनीज ने क्या किया, पहले रेफ्रिजरेटर एसी में सीएफसी का यूज करते थे, अब उसकी जगह पे किसका यूज करने लगे, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का यूज करने लगे, दैट इज क्लियर। कूलेंट की तरह ठंडा करने का काम करती है सीएफसी, तो कूलेंट की जगह पहले सीएफसी यूज होती थी, अब किसका यूज कर रहे हैं रेफ्रिजरेटर में, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का। नेक्स्ट बायोपेस्टिसाइड्स का यूज करने लगे इंस्टेड ऑफ क्लोरीन कंटेनिंग पेस्टिसाइड्स, ठीक है। क्लोरीन भी मैंने अभी बताया था आपका एक रीजन है सीएफसी कम करने का, तो पहले हम पेस्टिसाइड्स का जब यूज करते थे, पेस्टिसाइड जो भी मैंने बताया पेस्ट को खत्म करने के लिए जो हम केमिकल्स यूज करते थे, तो उसमें क्लोरीन होती थी, तो वो क्लोरीन को हमने रिप्लेस कर दिया और आज हम बायोपेस्टिसाइड सर हम लिविंग का यूज करते हैं, अपने पेस्ट को मारने के लिए किसी दूसरे लिविंग का यूज करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी क्रॉप्स में कोई इंसेक्ट्स लगता हो जो हमारी क्रॉप को नुकसान पहुंचाता हो, तो उस इंसेक्ट्स को मारने के लिए हम एक ऐसा इंसेक्ट यूज करेंगे जो केवल उसी इंसेक्ट को खाता है और किसी प्लांट को नहीं खाएगा, तो दैट इज कॉल्ड बायोपेस्टिसाइड्स, क्लियर बात। तो इससे हमारी क्रॉप भी बच गई और वो इंसेक्ट भी खत्म हो गए, गॉट इट। अब आ जाओ नेक्स्ट, इसके बाद वेस्ट मैनेजमेंट। सी वेस्ट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, हमारे पास वेस्ट मैनेजमेंट में हम जब बात करते हैं, मैंने भी बताया था हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं हमने जो एनवायरनमेंट में करी, एक तो ये वेस्ट मैनेजमेंट होती है हमारी। इस वेस्ट में दो तरह की चीजें होती हैं, बायोडिग्रेडेबल, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल की दिक्कत नहीं है, बायोडिग्रेडेबल तो चलो डाइजेस्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो पहले हम इसी की बात कर रहे हैं बायोडिग्रेडेबल, जो इजिली डिकम्पोज हो जाए, जो डिकम्पोज हो सकती है दैट इज बायोडिग्रेडेबल, और जो डिकम्पोज ना हो दैट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, राइट। बायोडिग्रेडेबल विच कैन बी ऐसे सब्सटेंस जो आसानी से ब्रेक डाउन हो जाए, टूट जाएं, किसमें, सिंपल सब्सटेंस में, या कह सकते हो डिकम्पोज हो जाएं नेचुरली, किसके थ्रू, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स कौन से, बैक्टीरिया और फंजाई, यानी बैक्टीरिया और फंजाई जिन चीजों का आसानी से ब्रेक डाउन कर दें वो क्या है, बायोडिग्रेडेबल, दैट इज ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। तो यहां पर क्या आ गए एग्जांपल बायोडिग्रेडेबल के, छिलके, किसके, फ्रूट्स के, वेजिटेबल्स के, या घर का सीवेज जो होता है हमारा, डोमेस्टिक सीवेज, सीवेज समझ में आता है, दैट इज वेस्ट जो होता है हमारा, राइट, वो हो गया, पेपर हो गए, लीव्स हो गई, ग्रास, डेड एनिमल्स के पार्ट्स या डेड एनिमल प्लांट्स के पार्ट्स, ठीक है। किचन का वेस्ट हो गया, खाने पीने वाली चीजें ही बात कर रहे हैं, या चाय पत्ती हो गई, जो हम चाय पत्ती बनाते हैं तो चाय बनाने का वो पत्तियां वेस्ट है हमारे लिए, या इसके अलावा वेस्ट लेदर हो गया, ये सब क्या है, बायोडिग्रेडेबल। वुड क्या है, बायोडिग्रेडेबल। चाय पत्ती आप जब बनाते हो ना, चाय बनाई, चाय पत्ती जो बची, उस चाय पत्ती को फेंको मत, सबसे बेस्ट तरीका उसको प्लांट में डाल दो, दैट इज अ गुड मैन्योर, वो प्लांट्स के लिए बहुत अच्छी मैन्योर, कोई प्लांट्स ही तो है, चाय पत्ती इज मेड अप ऑफ लीव्स, पत्तियों से तो बनी है, तो प्लांट में यूज डाल दो, वो डिकम्पोज होकर प्लांट्स के लिए ही बहुत अच्छा, दैट इज मैन्योर का काम करती है, डू दैट, उससे प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, राइट। तो ये हमारे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो गए सारे। अब आ जाओ दूसरी चीज, बायोडिग्रेडेबल का क्या इफेक्ट होता है, देखो बायोडिग्रेडेबल को हम लोग अगर तरीके से डिकम्पोज करें तो उससे हमें मैन्योर मिलती है, मैन्योर मतलब खाद मिलती है, ठीक है, दैट इज जैसे काउ डंक है, पत्तियां हैं, खाने पीने की चीजें हैं जो
जो बायोडिग्रेडेबल हैं उनको डिकम्पोज करने अगर तरीके से करेंगे तो वो खाद में मैन्योर में कन्वर्ट हो जाती है बहुत अच्छे से। लेकिन अगर हम उसको ओपनली फेंक दें कहीं भी एनवायरमेंट में अपने आसपास तो गंदगी क्रिएट करते हैं और देन इट क्रिएट द पॉल्यूशन, बीमारियां फैलेंगी फिर वहां से। तो दोनों तरह के एस्पेक्ट्स हैं, बीमारियां भी फैल सकती हैं अगर हम उसको डिकम्पोज ना करें, और अगर हम डिकम्पोज कर रहे हैं तो उससे हमें क्या मिलेंगे, मैन्योर मिलेगा। ठीक, तो वो चीज यहाँ पे समझा रहे हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर हम इस वेस्ट को लार्ज क्वांटिटी में अगर इकट्ठा करें बायोडिग्रेडेबल को तो क्या होगा, स्मेल क्रिएट होगी, बदबू आएगी आसपास के एरिया में, जो मैंने अभी बताया घर के आसपास अगर कहीं फेंक दे रहे हो ओपनली तो बदबू क्रिएट करेंगे, एनवायरमेंट को पॉल्यूट करेंगे, बीमारियां कॉज करेंगे। दैट comes out as a result of decomposition of biodegradable, foul smell comes out। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अगर आप इनको ओपन में फेंकोगे ऐसे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को तो ये बदबू क्रिएट करेंगे, डिकम्पोजिशन तो होगा लेकिन बदबू क्रिएट करेंगे। दैट इज वहीं पे अगर बता रहे हैं उसी जगह पे जहां पे आपने ओपन चीजों में फेंका था इसको, वेस्ट को, वहां पे मक्खियां आएंगी बहुत ज्यादा। जब वो मक्खियां इन वेस्ट के ऊपर आएंगी, ब्रीडिंग करेंगी, अपने एग्स देंगी, बीमारियां फैलाएंगी, फिर वो दैट विल जर्म्स को लेके जाएंगी और बीमारियां फैला रही हैं। कौन सी बीमारियां फैलाएंगी सर, डायरिया, टाइफाइड, क्लोरेला, ये बीमारियां फैलाएंगी मक्खियां अगर आप ओपन में बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को फेंक रहे हो तो। दूसरी चीज दैट इज दीज वेस्ट, अगर ये वेस्ट अपने आसपास के एरिया में जाए और अगर ये ड्रेन नाले वालों में चले आए तो वो नाले के पानी को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे वो सारा का सारा एरिया और ज्यादा गंदा हो जाता है। वही चीज यहाँ बता रहे हैं। तो ये आपके ड्रेन सीवेज सिस्टम को क्या करते हैं, अगर आप ढंग से इसको डिकम्पोज ना करो तो ब्लॉक कर देते हैं, जिससे कि क्या होता है, मच्छर जो होते हैं वहां पे बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं और फिर वो बीमारी फैलाएंगे। दैट इज, तो ये इम्पैक्ट है अगर बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को हम ठीक से डिकम्पोज ना करें तो, जो मैंने भी बताया था बीमारी फैलाएंगे अगर आप इसको डिकम्पोज नहीं करोगे तो। अब आ जाओ इसके बाद नेक्स्ट, सेकंड लास्ट स्लाइड है, कंप्यूटर पॉइंट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जिसको डिकम्पोज नहीं कर सकते, ये केमिकल्स हैं सारे के सारे, राइट। तो यहां पे क्या है, ऐसे सब्सटेंस, दो सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंस विच आर नॉट डिकम्पोज, जो डिकम्पोज नहीं हो सकते नेचुरली, दे कैन नॉट बी डिकम्पोज नेचुरली, किसके थ्रू, माइक्रोब्स के थ्रू। तो इनको क्या बोल रहे हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। इसमें क्या आ गए सर, प्लास्टिक, पॉलिथीन बैग्स, एल्यूमिनियम फॉइल्स, ठीक है, ग्लास ऑब्जेक्ट्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ठीक है, इंडस्ट्रियल केमिकल्स, हैवी मेटल, ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इनका डिकम्पोजिशन नहीं हो सकता, माइक्रोब इनको डिकम्पोज नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते। इसके इफेक्ट क्या है, सीधी सी बात है, मैंने अभी बताया था बायो मैग्निफिकेशन, याद करो जहां मैंने बताया था केमिकल्स ही है सारे सारे, तो बायो मैग्निफिकेशन के थ्रू ये फूड चेन में एंटर करेंगे और हर एक ट्रॉपी लेवल पे जो ऑर्गेनिज्म है उनको नुकसान पहुंचाएंगे। सबसे ज्यादा नुकसान किसको पहुंचाएंगे, टॉप कंज्यूमर, हमें ही पहुंचाएंगे अल्टीमेटली। तो सी, अगर इनका ज्यादा यूज करेंगे, जैसे कि यहाँ फर्टिलाइजर का बता रखा है, या पेस्टिसाइड्स का, या आपके, ठीक है, या डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल केमिकल्स वेस्ट अफेक्ट द सॉइल फर्टिलिटी। आगे बात समझ में, अगर एक फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, कोई इंडस्ट्रियल वेस्ट है जिसको आप सॉइल में बार बार डाल रहे हो, अगेन एंड अगेन, तो सॉइल की फर्टिलिटी धीरे धीरे क्या होगी, कम होने लगेगी। एक बार फर्टिलाइजर यूज करोगे कोई फर्क नहीं पड़ा, 2 बार डाल दिया कोई नहीं, अब 3 बार कर रहे हो, 4 बार कर रहे हो, तो उसकी फर्टिलिटी सॉइल की क्या होने लगेगी, धीरे 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 कम होने लगेगी, यानी उसमें न्यूट्रिएंट कम होते जाएंगे, ठीक है, क्लियर बात। एंड सब्सिक्वेंटली जिसकी वजह से क्रॉप का प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा उस सॉइल में, कम हो जाएगा, क्लियर। अगला, सम हार्मफुल नॉन बायोडिग्रेडेबल, कुछ ऐसे नॉन बायोडिग्रेडेबल जो आपके केमिकल्स हैं, जैसे कि अभी एग्जांपल दिया था मैंने पीछे भी, डीडीटी का हो गया, ठीक है, जिसमें आपके क्या आ गए, मरकरी, आर्सेनिक, ये इसमें प्रेजेंट थे, ये हमारी बॉडी में जाएंगे, दैट विल शो द बायो मैग्निफिकेशन। अभी बताया था बायो मैग्निफिकेशन, फर्टिलाइजर्स थ्रू, पेस्टिसाइड के थ्रू ये हमारी बॉडी में आए, ठीक है, प्लांट्स को हमने दिए थे, प्लांट से किस में ट्रांसफर हो गए, हमारे में ट्रांसफर हो गए, एंड दैट विल हमारी बॉडी को क्या करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे, दैट इज बायो मैग्निफिकेशन शो करेंगे, क्लियर बात, दैट इज। अब आ जाओ गार्बेज, गार्बेज का मतलब होता है कूड़ा, सिंपल सी बात है, गार्बेज का मतलब क्या है, कूड़ा, दैट इज ऐसी चीजें जिसका कोई यूज ना हो, दैट इज रिफ्यूज ऑफ फूड, खाने पीने की चीजें जिन जो बच गई एक्स्ट्रा, जो आप खा नहीं सकते, बेकार हो गई हैं, या वेजिटेबल पील्स या फ्रूट्स, ठीक है, इसके अलावा साथ में डोमेस्टिक वेस्ट, ये सब मिलाकर क्या कहलाता है, गार्बेज कहलाता है। इन सबको आपके रिफ्यूज, जो रिफ्यूज का मतलब जो खाना खराब हो गया, वेजिटेबल्स या आपके फ्रूट्स या फिर आपके दैट इज जो डोमेस्टिक वेस्ट है, उन सबको मिला दिया हमने, क्या कहा उसको, गार्बेज कहा, दैट इज कॉल्ड गार्बेज, ठीक। इसमें क्या आता है, कुछ गार्बेज तो ऐसा होगा जो कैसा है, दैट इज बायोडिग्रेडेबल है, और इसमें कुछ पार्ट ऐसा है जो कैसा है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है।
तो गार्बेज मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट, अब हम यहाँ बात करें इस गार्बेज को हम मैनेज कैसे करें। आपने देखा होगा सबसे बेस्ट तरीका आज की डेट में ये होता है कि जो आपके बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है दोनों को अलग अलग सेपरेट करते हैं। आपने देखे होंगे डस्टबिन, एक ब्लू कलर का एक ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर इज इंडिकेट फॉर बायोडिग्रेडेबल, ब्लू कलर इज इंडिकेट फॉर नॉन बायोडिग्रेडेबल। दोनों में आप वेस्ट को अलग अलग करिए रखिए, जिससे क्या होगा बायोडिग्रेडेबल अलग हो जाएगा, उसको हम मैन्योर के लिए यूज कर सकते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल को अलग कर दिया हमने, राइट। तो ये चीज यहाँ बता रहे हैं कि जो गार्बेज मैनेजमेंट है उसमें सबसे 3 तरीके हैं। क्या है? 3 स्टेप्स है। पहला, गार्बेज को कलेक्ट करिए, देन ट्रांसपोर्ट ऑफ गार्बेज फ्रॉम कलेक्शन साइट टू डिस्पोजल साइट। उसके बाद उस गार्बेज को आप कहां लेके गए? जहां से आपने उसको कलेक्ट किया था वहां से उसको लेके गए जहां उसको डिस्पोज करना है वहां तक लेके गए। एंड देन डिस्पोजल ऑफ गार्बेज, वहां जाके उस गार्बेज को क्या कर रहे हो? डिस्पोज करोगे, खत्म करोगे, दैट इज। इसके बाद है नेक्स्ट रिसाइकलिंग। अभी इसी गार्बेज में अब जो आपका वेस्ट है दैट इज रिसाइकलिंग का मतलब क्या हुआ? जो वेस्ट है उसको वापस से किसी दूसरे तरीके से यूज करना, दैट इज रिसाइकलिंग। तो यहां पर हम उसी को बात करेंगे जैसे अलग अलग टाइप के जो वेस्ट होते हैं बेटा, वी हैव डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट। सॉलिड वेस्ट होते हैं जैसे कि पेपर हो गया आपका, प्लास्टिक हो गए, इनको क्या कर सकते हैं हम? रिसाइकिल कर सकते हैं। देखा होगा पेपर के एनवेलप्स आते हैं मार्केट में, वो वेस्ट है पेपर, उन्हीं के एनवेलप्स बना दिए, या प्लास्टिक जो होती थी उन्हीं को दूसरे तरीके से यूज कर लिया, दैट इज कॉल्ड रिसाइकिल। तो वेस्ट पेपर क्या हुआ आपका? जो पेपर वेस्ट हो गए उसको कहां भेज दिया? पेपर मिल्स में। पेपर मिल्स में जाके क्या हुआ? इनको रिप्रोसेस किया और रिप्रोसेस करके क्या बना दिया? इनसे नए पेपर बना दिए, बन गए नए पेपर, वापस से यूज हो गए। सेम इसी तरह मेटल वेस्ट, मेटल वेस्ट को क्या किया? पिघला दिया, मेल्ट कर दिया और उससे कुछ नए मेटल्स बना दिए, दैट इज। कबाड़ी वाले जानते हो इसमें बहुत पैसा कमाते हैं, दैट इज अच्छा खासी अर्निंग है इसमें भी, लगता नहीं है हमें पर बढ़िया बिजनेस है, दैट इज ऑल्सो। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का मतलब होता है कि जो ह्यूमन वेस्ट है और या इंडस्ट्री का वेस्ट है, वो सब वेस्ट हम जनरली क्या करते हैं? वाटर बॉडीज जो हमारे शहरों के आसपास नदी है या कोई नहर जा रही है, कोई भी वाटर बॉडी है, उसमें डंप कर देते हैं। तो उससे क्या हुआ? वो नदी पूरी पॉल्यूट हो गई। हम लोग दिल्ली के पास रहते हैं, हमें पता है यमुना नदी का क्या हाल हो रखा है, दैट इज, है ना, कितनी ज्यादा पॉल्यूट है, क्योंकि सारा का सारा वेस्ट जो है वो नदी का उसी में जाता है, सिटीज का पूरा यमुना नदी में। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है कि हर नदी के बाहर, जब भी शहर के जितने भी शहर हैं, हर शहर में क्या बना दिए जाते हैं? जहां भी नाले नदी गिर रहे हो उससे पहले वहां पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाते हैं, यानी एक ऐसे एरिया बनाए जाते हैं जहां पर सीवेज जो है वो सारा का सारा साफ किया जा सके, और साफ करने के बाद फिर जो पानी है उस पानी को नदी में डालें, राइट। इससे क्या हुआ? नदी पॉल्यूट नहीं हुई, या हम उस पानी को वापस से रीयूज कर सकते हैं अपनी खेतों में पानी देने के लिए या गाड़ियों को धोने के लिए। जनरली हमारी सोसाइटीज, हम जिस शहर में रहते हैं, गुड़गांव में, नोएडा में, ये देखोगे कि इन सोसाइटीज में एसटीपी बने होते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं हर सोसाइटी के अंदर, जहां पे उस सोसाइटी का जितना भी सीवेज का वेस्ट था उसको वापस से प्रोसेस किया जाता है, साफ किया जाता है, और फिर वही पानी वहां पे गार्डनिंग के लिए यूज करते हैं या वहां की गाड़ियों को साफ करने के लिए यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। आगे बात समझो व्हाट इज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो यहाँ पे इसी की बात कर रहे हैं कि जो डर्टी पानी है, दैट इज अ डर्टी ड्रेन वाटर, जितना भी गंदा पानी होता है जिसमें क्या प्रेजेंट है? दैट कंटेन यूरिन या फीसेस। फीसेस का मतलब है दैट इज हमारा वेस्ट, है ना, दैट इज। इसके अलावा क्या होगा? जो हमारे घरों का वेस्ट है वो सब पाइप के थ्रू कहां जाता है? दैट इज कॉल्ड सीवर्स। वो कहां चले जाता है? वो आपका दैट इज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है, जहां इकट्ठा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीवेज बोलते हैं, इट इज कॉल्ड सीवेज। तो सीवेज में क्या आ गया? आपका वेस्ट आ गया, ह्यूमन वेस्ट, यूरिन आ गया, घर का वेस्ट आ गया, दैट इज कलेक्टिवली इट इज नोन एज द सीवेज, जो सीवर के थ्रू सीधा कहां पहुंचाया जाता है? आपके एसटीपी पहुंचाया जाता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में। अब अगर इस सीवेज को डायरेक्टली नदी में आप ट्रांसफर कर दोगे, जो मैंने अभी बोला कि अनट्रीटेड जो सीवेज होता है, अगर उसको आप डायरेक्टली डंप करोगे कहां? रिवर में, तो रिवर भी क्या हो जाएगी? पॉल्यूट हो गई, उसके अंदर जो एनिमल्स रह रहे हैं मर गए या छोड़ गए, प्लांट्स कुछ ग्रो नहीं करेंगे। सो इसलिए जरूरी है कि सीवेज को हमेशा क्या करें? आप ट्रीट करें, साफ करें। कहां साफ करेंगे? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, दैट इज कॉल्ड एसटीपीज। क्या बात क्लियर हो रही है? नाउ ऑर्गेनिक मैटर, दिस इज योर ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, दैट इज ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन सीवेज इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टर। अब ये जो सीवेज है, इस सीवेज के अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों हैं। ऑर्गेनिक क्या है? हमारा वेस्ट है, ह्यूमन वेस्ट क्या है? ऑर्गेनिक मैटर है। तो इसको भी हम यूज कर सकते हैं वापस से खाद बनाने के लिए, मैन्योर बनाने के लिए। किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ सीवेज के अंदर ही यूज होते हैं डाइजेस्टर। एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के अंदर मशीन्स होती हैं, मतलब चीजें लगी होती हैं जिनको हम डाइजेस्टर कहते हैं। ये डाइजेस्टर क्या करते हैं कि जो हमारा वेस्ट है उसको अलग कर लेते हैं और उस वेस्ट को फिर कन्वर्ट करवाते हैं मैन्योर्स में।
दैट इज, फिर वो मैन्योर हम लोग एज अ यूज खाद अपने प्लांट्स के लिए यूज कर सकते हैं, और साथ के साथ में यहाँ पे एज ए बायोगैस भी यूज कर सकते हैं। हमारे सीवेज में, मेरी बात को समझना, हमारा जो सीवेज होता है दैट इज हमारा जो वेस्ट होता है, एक काव का वेस्ट होता है, काव का जो वेस्ट होता है, काव डंग जो होता है, उसको बायोगैस बनाने के लिए यूज करते हैं। हमारे वेस्ट को बायोगैस बनाने के लिए यूज नहीं करते। इसका रीजन है क्योंकि हमारे वेस्ट में हाइड्रोजन सल्फाइड होती है, H2S गैस होती है, ठीक है। तो H2S गैस की वजह से हमारे वेस्ट को बायोगैस बनाने के लिए यूज नहीं करते हैं। इज इट क्लियर? सो बेटा दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर जो आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है, which